जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स अक्टूबर 2024 के बारे में सारा डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक नया एक्सटेंशन आया है जिसका नाम है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, वय वंदना कार्ड मतलब वय वृद्ध लोगों के लिए, वयोवृद्ध जो लोग हैं, जो बहुत ही एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र 70 और उससे ऊपर है, उनके लिए ये कार्ड लाया गया है। ये अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इन्होंने बताया है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो अब सारे ही सिटीजन्स जो कि 70 या 70 साल से ऊपर है, उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। उनकी इनकम चाहे जितनी हो, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन से लोग? जिनकी उम्र 70 या 70 वर्ष से अधिक है। इसका कवरेज अमाउंट कितना है? तो 5 लाख पर ईयर इसका कवरेज अमाउंट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सल फॉर ऑल सीनियर्स एजेड 70 प्लस। ठीक है, तो 70 साल से जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं, 70 साल के या उससे ऊपर वयोवृद्ध लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। चाहे उनकी तनख्वाह भी कितनी हो, उनकी सैलरी कितनी हो, लेकिन अगर वो 70 साल से ऊपर हैं तो उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुफ्त लाभ मिल सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। पर कुछ जगहों पे ये एप्लीकेबल नहीं है अभी, जैसे कि दिल्ली और वेस्ट बंगाल में उनकी स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है। हॉस्पिटल नेटवर्क क्या है? ट्रीटमेंट अवेलेबल एट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जन आरोग्य योजना से, वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को, हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो यहाँ हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे, जिसको पीएमजे के नाम से जाना जाता है। ये बीजेपी सरकार की बहुत ही बेहतरीन स्कीम रही है। ये कब लॉन्च की गई थी? ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं, वो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आराम से दी जा सके। ठीक है, तो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो बाय वन एंड ऑल, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, साथ ही साथ हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, कवरेज क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम है। कितना कवर करता है? तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। याद रखेगा, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं है ये सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, जिसमें 5 लाख तक की जो चीज़ है वो आपको, 5 लाख की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त दी जाएंगी पर फैमिली। ठीक है, पर फैमिली, पर हेड नहीं, याद रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पर फैमिली 5 लाख रुपए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी, 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिशियरीज लगभग 10 करोड़ हो चुके हैं। कहाँ से इनको आइडेंटिफाई किया गया है? तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा आया था, उसके बेसिस पे 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका बेसिस क्या है, आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का। ठीक है, प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं? तो लगभग 1400 मेडिकल प्रोसीजर्स जो हैं ये इसमें कवर्ड है, इंक्लूडिंग प्री हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, रूम चार्जेस, फिजिशियन, सर्जन फीस, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर चार्जेस। तो इतने तरीके के चार्जेस इसमें कवर है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये लागू की गई है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई डायबिटिक है, किसी को पल्मोनरी डिजीज है, किसी को हार्ट कार्डियक की कुछ दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उनको नहीं कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कवर की जाएंगी।
Pre and post hospitalization coverage covers 3 days of pre hospitalization and 15 days of post hospitalization expenses। ठीक है, तो जैसे आप हॉस्पिटलाइज हुए उसके 3 दिन का जो भी एक्सपेंस होगा और हॉस्पिटलाइज होने के बाद 15 दिन के आगे का जो एक्सपेंस है वो कवर किया जाएगा सरकार द्वारा, इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अभी हमने देखा कि एलिजिबिलिटी कहाँ से डिसाइड हुई है, तो एलिजिबिलिटी डिसाइड हुई है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 2011 से। और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज पे, अगर फैमिली में 7 लोग हैं तो 7 को मिलेगा, फैमिली में 2 ही लोग हैं तब भी मिलेगा, कोई एज में बार नहीं है, कोई भी जेंडर में बार नहीं है। फंडिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसी भी स्कीम का, तो देख लेते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60-40 का रेशियो है ज़्यादातर स्टेट्स के लिए। ठीक है, 60 रुपये अगर 100 रुपये आ रहा है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 60 रुपये जो है वो सेंट्रल सेक्टर देगी और 40 रुपये जो है राज्य सरकार देंगी। 90:10, 90:10 कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए। ठीक है, और 100% सेंट्रल फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज के लिए विदाउट लेजिस्लेचर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं, तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैशलेस होगी और पेपरलेस होगी। कैशलेस क्यों होगी, क्योंकि जो जन धन योजना के अंदर जो कार्ड मिला है वो यूज़ हो सकता है। पेपरलेस क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने देखा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स पेपरलेस हो गए हैं। ठीक है, और कैशलेस हो गए हैं। ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, ये कोई भी इसको बदलाव कर सकता है, अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इससे जोड़ सकता है। ठीक है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ले सकता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के ही हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप जाके तमिलनाडु में ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, आप नागालैंड में जाके ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्टेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो कि गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, उनको बदला जाएगा किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में। इसी के साथ साथ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। ठीक है, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। फिर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अपॉइंट्स किए गए हैं, ताकि क्या अपॉइंटमेंट हुआ है आरोग्य मित्र का, ताकि अगर कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताएंगे। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कौन से ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट होगा, ये सारी बातें बताएंगे। तो लगभग 3519 आरोग्य मित्र को ट्रेन कर दिया जा चुका है, ताकि वो हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स के तौर पर अच्छे से काम करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, आपने देखा ही कि कैसे पेपरलेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड किया गया है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसने अभी 3 साल कंप्लीट किए, इसके बारे में हम लोग ने बात की। एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता था वो अब कम हो गया है, फाइनेंशियल रिस्क जो होता था हेल्थ एक्सपेंडिचर के बढ़ने से वो भी थोड़ा सा रुक गया है या कम हो गया है, मिटिगेट हो गया है। 6 करोड़ लोगों को लगभग डायरेक्ट लाभ मिला है इससे। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन कौन सी है, तो हमने देखा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो 2018 में बनी थी, और क्योंकि हेल्थ स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन अलायंस विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज आपस में मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना ने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको याद रखना है, और इसीलिए इस स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना लॉन्च की गई थी 28 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं आजकल एग्जाम्स में। तो 28 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का टाइप क्या है, तो इस स्कीम का टाइप है सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है, मतलब सारा का सारा जो खर्चा वहन होगा वो केंद्र सरकार द्वारा होगा। इसका एम क्या है इस स्कीम का, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वन बंधुओं के कल्याण के लिए। वन बंधु कौन होते हैं, जो भी ट्राइबल डिवेलर्स होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो एम क्या है इसका, टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। ट्राइबल पॉपुलेशंस की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना, ये एम हो जाता है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA इसको इंप्लीमेंट करेगी।
फोकस एरियाज होगा इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। डिटेल्स देख लेते हैं कंपोनेंट्स की जो इसके अंदर हैं, वन बंधु कल्याण योजना के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है वो है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं, गांव हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। गांव की रोड्स को, गांव के टेलीकॉम को, गांव में वाटर को, गांव की एजुकेशन को, हेल्थ को, ड्रेनेज को, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। तो लगभग 36,428 गाँवों को डेवलप किया जाएगा। सड़क में, रोड में, वाटर में, एजुकेशन में, इन सारे सेक्टर्स में डेवलप किया जाएगा। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा 36,000 गाँव का, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा है, या जहाँ पे 500 एक्सटीज, जहाँ पे 500 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ड्वेल करते हैं, रहते हैं, वहाँ उस जगहों को, उन गाँवों को ये डेवलप किया जाएगा, कन्वर्जेंस किया जाएगा, कन्वर्जेंस डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके बाद जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा, उनके कल्चरल प्रिजर्वेशन का एम करेगा, और साथ ही साथ उनके हेरिटेज को एम करेगा प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। पीवीटीजीज अंडर पीएम पीवीटीजी मिशन बेसिक फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, वाटर एंड कनेक्टिविटी आर प्रोवाइडेड। तो पीवीटीजीज जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी, जैसे हाउसिंग से संबंधित जो भी है, आवासीय योजना, जल से संबंधित जो भी योजना है, कनेक्टिविटी से संबंधित जो भी योजना है, वो मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है जो कि ट्राइबल रिसर्च में अपना काम कर रहा है, तो उनको क्या मिलेंगे, उनको फंड्स मिलेंगे, ताकि वो रिसर्च कर सके, डॉक्यूमेंटेशन कर सके और स्टडीज़ कंडक्ट कर सके रिलेटेड टू ट्राइबल इश्यूज़। नेक्स्ट है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रोविजन, जो कि ओपन होगा सारे एसटी स्टूडेंट्स के लिए इन क्लास 9th एंड 10th, और जिनकी फैमिली इनकम होगी बिलो 2.5 लाख। तो जिन एसटी फैमिलीज़ की इनकम है 2.5 लाख रुपए, उनमें से कोई भी बच्चा अगर 9th या 10th में है तो वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, वो क्या हो जाता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें 75% जो है फंड सेंटर देगी, और जो 25% है वो स्टेट देगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम तो है ओवरऑल, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स है जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हो जाती है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वाला जो प्रोविजन है जहाँ पे 70% फंड जो है केंद्र सरकार देगी, और बाकी का बचा 25% स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार देगी। इसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जहाँ पे ये भी ओपन है टू ऑल एसटी स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, और जिन फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, और कोई भी बच्चा उस फैमिली का 11 में है, क्लास 11 में, क्लास 11th में है, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें भी वही कंट्रीब्यूशन पैटर्न है, मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% स्टेट गवर्नमेंट का। तो आशा करते हैं ये हमारे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना में। मुद्रा स्कीम के अंदर मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ा दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग मुद्रा स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर्स ये है कि मुद्रा लोन लिमिट को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो अब चर्चा करते हैं ये कैसे हुआ है या किस कैटेगरी के लिए हुआ है। तो मुद्रा लोन लिमिट में या मुद्रा स्कीम में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसका नाम है तरुण प्लस। तरुण प्लस कौन से हैं? तो तरुण प्लस कैटेगरी में वो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिन्होंने जो लोन लिया था मुद्रा स्कीम के अंदर, उनको लौटा दिया है। हु हैव सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स अंडर मुद्रा स्कीम। तो जिन्होंने पहले लोन लेके, एंटरप्रेन्योर्स ने जिन्होंने लोन लिया था मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और उन लोन्स को लौटा दिया है, वो सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो नई कैटेगरी में आएंगे, तरुण प्लस, और अब वो एलिजिबल हो जाते हैं 20 लाख तक के कोलैटरल फ्री लोन के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले जो ये लोन मिलता था कोलैटरल फ्री लोन, ये अप टू 10 लाख रुपए तक मिलता था। अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है 20 लाख रुपए तक। ठीक है, पर ये किसके लिए बढ़ाया गया है? ये नई कैटेगरी तरुण प्लस के लिए बढ़ाया गया है। और तरुण प्लस कौन है? वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पुराने लिए हुए लोन वापस कर दिए हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। अब इनके पास, एंटरप्रेन्योर्स के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं। बात करते हैं मुद्रा स्कीम की। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं।
तीन कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? तो शिशु होती है, किशोर होती है और तरुण होती है। शिशु कैटेगरी में किसी को लोन लेना है तो उसको 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। तरुण कैटेगरी में आने पे 10 लाख तक का लोन मिलता है। और अब हमने नई कैटेगरी देखी, तरुण प्लस की कैटेगरी, जिसमें 20 लाख तक का लोन मिलेगा। शर्त क्या होगी? शर्त सिर्फ यही होगी कि जो पुराना लोन लिया है उसको चुका देना है। अगर सक्सेसफुली चुका दिया गया है, रीपे किया गया है, तो तरुण प्लस की कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर को इंक्लूड कर लिया जाएगा। लोन का टाइप क्या होता है? तो कोलैटरल फ्री लोन होता है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है इसमें। फॉर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब कोई कॉर्पोरेट एजेंसी नहीं होनी चाहिए, और नॉन फार्म होना चाहिए, कोई फार्मर नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे और सीमांत एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। गारंटी का कवरेज कौन देता है? तो गारंटी का कवरेज देता है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, जो कि एक फंड बनाया गया है मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। चलिए अब मुद्रा स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है 2024 की। प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। इंटर्नशिप क्या होता है? जिसमें स्किल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें कोलैबोरेटिंग बॉडीज कौन कौन सी है देख लेते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कितना बजट आया है इंटर्नशिप स्कीम के लिए? तो 800 करोड़ का बजट आया है एक साल के लिए, 2024-2025 के लिए, ठीक है। इंटर्नशिप का टारगेट क्या है? कितनी इंटर्नशिप जनरेट करनी है? तो लगभग 1,25,000 इंटर्नशिप्स जनरेट करनी है पायलट फेज में। और ये इसका टोटल टारगेट क्या है? तो लगभग 1 करोड़ इंटर्नशिप बाय मार्च 2029, ठीक है। तो इस साल के लिए पायलट फेज जो है, इस साल के लिए 1,25,000 इंटर्नशिप जनरेट करनी है सरकार की तरफ से, और 2029 तक आते आते ये 1 करोड़ हो जानी है, ठीक है। 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देनी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा? तो 60,000 पर एनम ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। तो लगभग 12,000 पर एनम, ठीक है, 12,000 पर एनम। तो ये 60,000 पर एनम ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब हर साल 12,000 मिलेगा। एज क्या है? एलिजिबिलिटी एज क्या है? तो 21 से 24 साल के जितने भी युवा हैं वो सब एलिजिबल है इंटर्नशिप स्कीम के लिए, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? किनको किनको इंटर्नशिप मिलेगी? जिनकी जो फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम है, वो 8 लाख से कम है, ठीक है। 8 लाख से जिनकी सालाना आय कम है, उन्हीं को इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे? कौन कौन इनएलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं इसको, इस इंटर्नशिप स्कीम के जो भी फायदे हैं उठा सकते हैं? जो भी फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या फुल टाइम स्टूडेंट्स है, वो नहीं उठा सकते हैं इसका लाभ। जो टॉप टियर इंस्टीट्यूशन जैसे IIT IIM से ग्रेजुएट्स हैं वो नहीं उठा सकते हैं। जो प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हैं जैसे MBA हो गया, MBBS हो गया, CA हो गया, CMA हो गया, ये सारी डिग्री होल्डर्स भी इंटर्नशिप स्कीम को अवेल नहीं कर सकते हैं। शुरू कब से होगी? तो 2 दिसंबर 2024 से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो इसका खाका तैयार हो गया है, बस अब इसको लॉन्च करना है, ठीक है। इंटर्न को स्टाइपेंड कितना मिलेगा? तो 5,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। 5,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। 5,000 पर मंथ मिलेगा ये, ठीक है। 5,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये 60,000 पर एनम हो जाएगा, ठीक है। 60,000 हो जाएगा पर एनम। 4,500 जो है वो गवर्नमेंट द्वारा कवर किया जाएगा, और जो 5,500 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, 4,500 सरकार देगी, और 500 जो है CSR की कंपनीज देंगी। जो पार्टनर कंपनीज हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हमेशा हर साल खर्च करना होता है सोशियो या एजुकेशनल स्किल्स पे या सोशियो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे। तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मतलब सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कॉर्पोरेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको CSR कहते हैं। तो CSR के माध्यम से 500 रुपये जमा किए जाएंगे कंपनी की तरफ से। वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा ऑफ ₹6,000 फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 5,000 रुपये इंटर्न को स्टाइपेंड मिलेगा, वो 4,500 जो है सरकार वहन करेगी, और 500 रुपये जो है वो पार्टनर कंपनीज देंगी थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इंश्योरेंस भी मिलेगा जो इंटर्न्स होंगे उनको, जीवन ज्योति बीमा योजना का और सुरक्षा बीमा योजना का। प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या होगा? 12 मंथ का, 1 साल का लगभग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा।
एलिजिबल कंपनीज कौन कौन सी होंगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिन्होंने कंसिस्टेंटली सीएसआर एक्सपेंडिचर किया होगा फॉर द लास्ट 3 years, और जिनका कमिटमेंट है कि यूथ का डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी भी इसमें लागू होगी, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की जो भी रिजर्वेशन हैं वो लागू होंगे इंटर्नशिप स्कीम में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देख लिए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये 800 करोड़ रुपए इसको जनरेट किया गया है, 800 करोड़ रुपए इसको आवंटित किया गया है एक साल के लिए, इस साल के लिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। टोटल टारगेट है इस साल का 1,25,000 इंटर्नशिप जनरेट करना, और पूरे साल 2029 तक आते आते 1 करोड़ इंटर्नशिप जनरेट करना। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 60,000 पर एनम ओवर 5 years। एलिजिबिलिटी एज है 21 से 24 साल, मतलब 21 से 24 साल के बीच में जितने भी युवा हैं उनको ये स्किल इंटर्नशिप स्कीम का जो भी फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड की जाएंगी। फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है कि 8 लाख क्या है, 8 लाख से नीचे सालाना आय होनी चाहिए। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी आईएमबीए ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, ये सारे इन एलिजिबल हैं। स्टार्ट कब से होगी, 2 दिसंबर 2024 से। हर साल 60,000 मिलेगा, यहाँ बताया है 5 साल तक 60,000 रुपये मिलेगा, है ना। 5 साल तक 60,000 रुपये मिलेगा, तो हर साल कितना हुआ, हर साल 5,000 मिलेगा। अब उन 5,000 में 4,500 जो है 4,500 सरकार देगी, और 500 जो है जो पार्टनर कंपनी है वो देगी, ठीक है। इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, एलिजिबल कंपनीज हैं, और रिजर्वेशन पॉलिसी को भी एडहर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की। मुद्रा स्कीम को, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो इसका अगर डीकंस्ट्रक्ट करें ये पूरे वर्ड्स को जो दिए हुए हैं, तो माइक्रो यूनिट्स जो भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए और उनको रीफाइनेंस करने के लिए मुद्रा स्कीम लाई गई थी। मुद्रा स्कीम आई थी 2015 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत लोन्स दिए जाते हैं 10 लाख रुपए तक के, 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। किसको, नॉन कॉरपोरेट को। कोई भी कॉरपोरेट एजेंसी जो ना हो वो लोन ले सकती है, कोई फार्मर ना हो वो लोन ले सकता है, नॉन फार्म। कौन लोन ले सकता है, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेज। कोई भी छोटे या सीमांत एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्राइजेज हैं वो 10 लाख रुपए तक का लोन लेके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मुद्रा स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है टू फंड द अनफंडेड, उनको फंड करना है जिनके पास फंड नहीं है, बाय इंटीग्रेटिंग एमएसएमईज इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करना एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है मुद्रा स्कीम का। टाइप ऑफ स्कीम देखें तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा जो पैसा या खर्च वहन करेगी वो केंद्र सरकार करेगी, इसमें राज्य सरकार कोई भी हिस्सेदारी नहीं देगी, कोई भी वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से नहीं होगी। सारी की सारी वित्तीय सहायता जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। किसकी स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ये स्कीम है मुद्रा स्कीम। फंडिंग प्रोविजन क्या क्या है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग सपोर्ट टू बैंक्स। क्या करता है मुद्रा जो मुद्रा लिमिटेड है वो पैसे देता है बैंक्स को, एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और फिर ये सारे इंस्टीट्यूशंस जाके जो भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फंड करते हैं, उनको पैसा देते हैं। मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू इंडिविजुअल्स या एंटरप्राइजेस। मुद्रा जो है डायरेक्टली लेंड नहीं करता है, डायरेक्टली उधार नहीं देता है कोई भी इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस को, क्योंकि बैंक्स, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास क्या होता है, सारे कस्टमर्स के केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, नो योर कस्टमर्स के सारे प्रोविजंस ये लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इनको यूज़ किया जाता है आगे रिफाइनेंस करने के लिए। तो मुद्रा के पास ऐसी कोई सर्विस नहीं है, इसलिए मुद्रा क्या करती है, मुद्रा पैसे देती है, रिफाइनेंसिंग करती है बैंक्स को, एनबीएफसीज को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, जो इंटर्न इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस को लोन देते हैं। एलिजिबल बोरोवर्स हमने देखे, नॉन कॉर्पोरेट होने चाहिए और नॉन फार्म होने चाहिए। स्मॉल बिजनेस सेगमेंट होना चाहिए, जैसे कि इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है, कोई प्रोपराइटी कंसर्न है, कोई पार्टनरशिप में है, कोई प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है छोटी, या अदर कोई लीगल एंटिटी है, तो वो एलिजिबल बोरोवर्स हो जाते हैं मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। लोन अमाउंट क्या है, लोन अमाउंट 10 लाख तक का है, ठीक है। 10 लाख मैक्सिमम तक का लोन मिल सकता है मुद्रा स्कीम के अंतर्गत फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग,
प्रोसेसिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ट्रेडिंग सेक्टर में, प्रोसेसिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में ये लोन 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है। और ये 10 लाख को बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक का। ये अभी हमने देखा था तरुण प्लस कैटेगरी में। ठीक है, तरुण प्लस कैटेगरी के लिए लोन कैटेगरीज कौन कौन सी है तो बताते हैं आपको। तो सबसे जो छोटी लोन की कैटेगरी है वो है शिशु लोन। अगर किसी को सिर्फ 50,000 तक का लोन चाहिए तो वो शिशु लोन के अंदर, शिशु कैटेगरी के अंदर लोन लेता है। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज है, पार्टनरशिप में है, तो अगर उनको 50,000 तक का चाहिए तो वो शिशु कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद आती है किशोर कैटेगरी। अगर किसी को 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेना है तो वो किशोर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है तरुण कैटेगरी, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक के बीच का लोन मिलता है कोलैटरल फ्री, बिना किसी चीज़ में, बिना किसी चीज़ को मॉर्टगेज किए हुए, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। और फिर अभी हमने देखा तरुण प्लस कैटेगरी, जिनमें क्या होता है 10 लाख से 20 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। तरुण प्लस कैटेगरी यहाँ पे 20 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। तरुण कौन सी कैटेगरी होगी? तो तरुण प्लस वो कैटेगरी होगी जिन्होंने जो अर्लियर लोन्स लिए थे मुद्रा स्कीम के अंतर्गत, वो सारे रीपे कर दिए हैं। कोलैटरल और प्रोसेसिंग, कोई भी कोलैटरल और कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। लोन यूटिलाइजेशन, लोन को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? तो टर्म लोन्स के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है और वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। मुद्रा स्कीम के अंतर्गत एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है जो कि डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, फॉर इजी एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को इजीली एक्सेस करने के लिए डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? तो हम लोग ने देखे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। क्रेडिट को गारंटी कौन करता है? जो भी क्रेडिट दिए जाते हैं उनकी गारंटी कौन लेता है? तो उनकी गारंटी ली जाती है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। ठीक है, तो अगर कोई भी जो जिसने भी लोन लिया है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एंटरप्राइज जिसने लोन लिया है और वो चुकाने में असफल रहते हैं, तो ये इसकी भरपाई करता है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। इसमें कोई डायरेक्ट सब्सिडी नहीं आती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, कोई डायरेक्ट सब्सिडी नहीं आती है। लेकिन अगर कोई स्कीम लिंक हो गई है जो ऑफर करती है सब्सिडी, तब आ सकती है। ठीक है, अपने आप में इंडिविजुअली स्टैंड अलोन इस स्कीम में कोई भी सब्सिडी का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड स्कीम की बात की। गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपकी। उड़ान स्कीम जो है उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उड़ान स्कीम के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में क्या न्यूज़ रही है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आज की डेट है 21 अक्टूबर 2024 को। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं के राम मोहन नायडू जी, उन्होंने ये बोला है कि उड़ान स्कीम जो है इसको 10 साल के लिए और कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, उड़ान क्या है? तो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये एक्सटेंशन ड्यूरेशन क्या हो गया? 10 साल का एक्सटेंशन हो गया है, मतलब अब ये 2034 तक चलेगी ये स्कीम। ओरिजिनल लॉन्च डेट क्या थी? तो 21 अक्टूबर 2016 ओरिजिनल लॉन्च डेट थी इस स्कीम की, याद रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये देखा गया है कि स्पेसिफिक डेट्स भी पूछ रहे हैं ईयर के साथ, तो हल्का सा इस पर भी थोड़ा सा अटेंशन पे करिएगा कि 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। आज ही इसी के साथ तीन नए एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया गया है, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। रीवा में लॉन्च किया गया है, रीवा मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे नए एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया गया है अंडर उड़ान स्कीम। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये करेंट ओरिएंटेशन है उड़ान स्कीम का, जिसके अंतर्गत 3 नए एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे, रीवा में, अंबिकापुर में और सहारनपुर में लॉन्च किया गया है। कुछ ऑपरेशनल अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं उड़ान स्कीम की। तो 601 एयर रूट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और 71 एयरपोर्ट जो है फुली फंक्शनल हो चुके हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट जो है पहले 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च होने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ऑपरेशनल एयरपोर्ट 74 से अब वो बढ़कर हो गए हैं 10 साल में, 8 साल में 157, लगभग दुगने हो गए हैं। ठीक है, लगभग दुगने एयरपोर्ट्स हो गए हैं और गोल है 2047 तक ये जो एयरपोर्ट्स हैं फुली फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं, इनकी संख्या 350 से 400 तक बढ़ा दी जाए। तो ये इसका गोल है, तो गोल भी याद रखिएगा, 2047 तक 350 से 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की योजना बनाई गई है उड़ान स्कीम के अंदर। अब हम लोग उड़ान स्कीम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं।
उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम का पूरा नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, आरसीएस उड़ान इसका पूरा नाम है। अभी हमने देखा ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हल्का सा डेट में भी फोकस करिएगा। 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। ये किसका पार्ट थी, तो ये जो उड़ान स्कीम है इसका जिक्र नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में हुआ था। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में एक डिटेल्ड नोट दिया गया था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जैसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तो फिर सरकार ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी से प्रेरणा लेते हुए, एक इंस्पिरेशन लेते हुए, या एक आगे का रोड मैप लेते हुए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लॉन्च किया था। पहली आरसीएस उड़ान फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक भरी गई थी, तो शिमला से दिल्ली, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पहली आरसीएस उड़ान की जो फ्लाइट थी वो कनेक्ट कर रही थी शिमला से दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ माइलस्टोन्स की या कुछ डेवलपमेंट्स की उड़ान वर्जन्स की। तो सबसे पहले जब उड़ान आया था, उड़ान स्कीम आई थी 2016 में, तब इन्होंने क्या किया था, उड़ान स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ था, 128 फ्लाइट रूट्स को 5 एयरलाइंस अक्रॉस 70 एयरपोर्ट से कनेक्ट किया गया था। 128 फ्लाइट रूट्स को कनेक्ट किया गया था, विच वॉज अवॉर्डेड टू 5 एयरलाइंस अक्रॉस 70 एयरपोर्ट्स, ठीक है। 128 128 फ्लाइट रूट्स अवॉर्डेड टू 5 एयरलाइंस अक्रॉस 70 एयरपोर्ट्स। फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आया उड़ान 2.0, जिसमें 73 अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया गया था, विच इंक्लूडेड हेलीपैड्स एज वेल, ठीक है। तो हेलीपैड्स को कनेक्ट किया गया और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट जो थे 73 नंबर, उनको कनेक्ट किया गया था उड़ान 2 के अंतर्गत। उड़ान 3 में इसको, उड़ान स्कीम को एक्सपैंड करते हुए टूरिज्म रूट्स को इंक्लूड किया गया था और वाटर एरोड्रोम्स को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो उड़ान 3 में क्या हुआ था, जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट से, जो हेलीपैड से, वो तो थे ही, साथ ही साथ टूरिज्म रूट्स को और वाटर एरोड्रोम्स को भी इंक्लूड किया गया था। उड़ान 4 में क्या हुआ, इन्होंने अपना ऑपरेशन को एक्सटेंड करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिली स्टेट्स और आइलैंड्स को भी कवर करना शुरू किया था। तो ये बात याद रखिएगा, उड़ान 4 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिली रीजन्स और आइलैंड्स रीजन को भी कवर किया गया था। उड़ान 5.0 में क्या हुआ था, दिस रिमूव्ड डिस्टेंस कैप, ऑपरेशन मस्ट कमेंस विद इन 4 मंथ्स ऑफ द रूट अवॉर्ड, ठीक है। तो ये इसने डिस्टेंस कैप हटा दी थी, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। अगर कोई भी एयरपोर्ट रेडी है तो उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए विद इन 4 मंथ्स ऑफ रूट अवॉर्ड। अगर रूट अवॉर्ड हो जाता है तो उसके 4 महीने के अंतर्गत क्या होगा, ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। फिर सब्सिक्वेंट वर्जन रहे थे उड़ान के। उड़ान 5.1 में क्या हुआ, ये हेलीकॉप्टर रूट्स पे फोकस करने लगी, देयर बाय इंक्रीजिंग वायबिलिटी, गैप फंडिंग एंड प्रायोरिटी एरिया कनेक्टिविटी। फिर उड़ान 5.2 में रिमोट एरियाज और स्मॉल एयरक्राफ्ट सपोर्ट पे कनेक्टिविटी होने लगी। और उड़ान 5.3 एंड 5.4 में क्या हुआ, जो भी रूट्स पहले डिसकंटिन्यू हो गए थे उनको रिवाइव करना था और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी को एनहांस करना था। तो ये कुछ बातें हो गई उड़ान वर्जन्स की और उड़ान के सब्सिक्वेंट वर्जन्स की। फंडिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसमें सरकार, जो दोनों सरकार होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही कुछ कुछ फंड लगाती हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, जो कि सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही द्वारा। दिस फंडिंग इज क्रिटिकल टू ब्रिजिंग द फाइनेंशियल गैप फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन रीजनल रूट्स। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, मान लीजिए 100 रुपए का एयरपोर्ट बनना है, कोई एयरलाइंस है, वो बोले कि ठीक है हम एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन हमको 20 रुपये देना चाहिए आपको, आप हमको 20 रुपये का सपोर्ट दीजिए। 100 रुपये का पूरा खर्चा आएगा, आप हमको 20 रुपये का सपोर्ट दीजिए, 80 रुपये हम जुगाड़ कर लेंगे। तो जो 20 रुपये का सपोर्ट होता है ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, ठीक है। जो भी गैप होता है फंडिंग में, उसको कवर किया जाता है सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर 20 रुपये का भुगतान करते हैं, जो भी एयरलाइंस रेडी है उड़ान स्कीम के अंतर्गत ऑपरेशनलाइज होने को, ठीक है। इसके बाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशनल सब्सिडीज की बात होती है, तो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं फॉर अपग्रेडिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग एयरपोर्ट्स इन रीजनल एंड रिमोट एरियाज। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर एनहेंसिंग रीजनल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ जो भी राज्य सरकारों में, राज्य में कोई भी एयरपोर्ट है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहेंस करना या सपोर्ट सर्विसेज को एनहेंस करना, तो वो बजट प्रोवाइड कर सकती है, फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है उन एयरलाइंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा जो भी उड़ान की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए। एयर फेयर का कैप डिसाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इन्होंने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था
पर आवर ऑफ फ्लाइट जो चार्ज किया जाएगा वो 2500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई 1 घंटे की फ़्लाइट है, मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ है, 1 घंटे में पहुंच जाती है, तो उस फ्लाइट की जो कॉस्ट होगी, उस फ्लाइट को कैच करने की जो कॉस्ट होगी वो 2500 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा सरकार ने बोला था इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये एयर फेयर का कैप था, ठीक है। और ये साथ साथ ये बोला था कि अगर एयरलाइंस में मान लीजिए कोई एयरप्लेन है, उसमें 100 सीट्स हैं, तो 50 सीट्स ऐसी जानी चाहिए जिनकी कॉस्ट 2500 हो, या जिनकी फ्लाइट का जो ड्यूरेशन हो वो 1 घंटे का हो, ठीक है। तो ऐसी 50 सीट्स को रिजर्व करना था फॉर 2500 पर आवर ऑफ फ्लाइट वाली चीज़ के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था, 20% शेयर फ्रॉम पार्टनर स्टेट्स एक्सेप्ट यूटीज एंड एनईआर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच कंट्रीब्यूट 10%। उड़ान 5.0 के की फीचर्स देख लेते हैं। तो ये कैटेगरी फोकस करती है कौन सी कैटेगरी में, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 2 में कितनी सीट्स होती हैं एयरप्लेन में, 20 से 80 सीट्स होती हैं। और कैटेगरी 3 कौन सी होती है, जहाँ पे 80 सीट से ज़्यादा होती हैं एयरक्राफ्ट में। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता फ्लाइट डिस्टेंस में बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप की गई है 600 किलोमीटर के अंदर। स्टेज लेंथ फॉर बोथ प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी एरियाज। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग को कैप कर दिया गया है 600 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है। नो प्रीडिटरमिन रूट्स, कोई भी प्रीडिटरमिन रूट नहीं है। कोई भी एयरलाइन प्रपोजल लाती है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। सेम रूट नॉट अवॉर्डेड टू सिंगल एयरलाइन मोर देन वंस। कोई एक रूट है, उसको किसी एक एयरलाइन को अवॉर्ड किया गया है, फिर वापस से उसी एयरलाइन को वही रूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी ऑफ ऑपरेशन विड्रॉन इफ पैसेंजर लोड फैक्टर एक्सीड 75% फॉर 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। तो कब विड्रॉ कर लिया जाएगा ऑपरेशन, मतलब कोई भी एयरपोर्ट है, मान लीजिए इस स्कीम के अंतर्गत उसको स्टैब्लिश किया गया और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसको कब विड्रॉ किया जाएगा, अगर पैसेंजर लोड फैक्टर एक्सीड कर जाता है 75% से ज़्यादा, ठीक है। पैसेंजर लोड फैक्टर एक्सीड कर जाता है 75% से ज़्यादा 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स क्वार्टर्स में, तो क्या है, ऑपरेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है। उस एयरपोर्ट को या उस एयरलाइन को बोल दिया जाएगा कि आप किसी और रूट पे चलाइए, इस रूट पे चलाना सस्टेनेबल नहीं है। श्री राजीव रंजन सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कौन सा सेंसस ऑपरेशन है ये, तो 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन। लाइव स्टॉक क्या होता है, तो ये पशुधन है, जितने पशु हैं उनकी काउंटिंग करने को लाइव स्टॉक सेंसस कहते हैं। तो 21st लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी है श्री रवि रंजन सिंह ने। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें तो 1919 से शुरू हुआ था लाइव स्टॉक सेंसस का सिलसिला, और हर 5 साल ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है, और 1919 में शुरू किया गया था। ये 21st एडिशन लॉन्च किया गया है। ये अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक ये ड्यूरेशन रहेगा, इसका लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। कौन सी कोलैबोरेटिंग एजेंसीज होंगी इसमें, तो स्टेट की, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो भी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। सेंसस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी क्या होगी, 1 लाख वेटरनेरियंस और पैरा वेटरनेरियंस जाएंगे डोर टू डोर इन्यूमरेशन के लिए, ठीक है। डोर टू डोर, दरवाजे टू दरवाजे जाएंगे, और सारे पशुधन जितने भी पशु हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, ये सब हैं, इनको नोट डाउन करेंगे, एन्यूमरेट करेंगे। डेटा विल बी कलेक्ट डिजिटली वाया मोबाइल डिवाइसेस। ब्रीड डेटा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 219 इंडिजिनस ब्रीड्स अक्रॉस 16 स्पीशीज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। यूनिक एस्पेक्ट क्या है इस सेंसस का, तो पहली बार इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा जो भी लाइव स्टॉक होल्डिंग से पैस्टोरलिस्ट्स की, ठीक है। पैस्टोरलिस्ट जो भी भेड़ बकरी चारे वाले होते हैं, चराने वाले होते हैं, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनके पास भी जितनी पशु हैं उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा कि कितने जेंडर इन्वॉल्व है लाइव स्टॉक रेयरिंग में, ठीक है। जेंडर इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाएगा लाइव स्टॉक रेयरिंग में, भेड़ चराने में, बकरी चराने में, भैंस चराने में कितनी महिलाएं लग रही हैं, कितनी लड़कियां लग रही हैं, कितने लड़के लग रहे हैं, कितने पुरुष लग रहे हैं, ये जेंडर के बेसिस पे भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ताकि सोशल डायमेंशन हमें लाइव स्टॉक का पता चल पाए, ठीक है। कहाँ कहाँ किसका किसका स्पीशीज का, कौन कौन स्पीशीज का कवरेज होगा ये भी देख लेते हैं। तो जो डेटा है ये 15 लाइव स्टॉक स्पीशीज में कवर किया जाएगा। कौन कौन, कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, शीप, गोट, पिग, कैमल, हॉर्स, पोनीज, म्यूल, डोंकी, डॉग, रैबिट एंड एलिफेंट, ठीक है। तो ये 15 लाइव स्टॉक स्पीशीज हो गई। और पोल्ट्री स्पीशीज में कौन कौन, फाउल,
डक, टर्की, गीज, कोयल, गिनी फाउल, ऑस्ट्रिच एंड ईमू। ठीक है, तो ये पोल्ट्री स्पीशीज हो गई और ये लाइफ स्टॉक स्पीशीज हो गई। इन सारों का एन्यूमरेशन होगा। तो याद रखिएगा 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन में आ गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी चौथी अमृत फार्मेसी खोली है और देश में सबसे ज़्यादा फार्मेसी खोलने वाली ये पहली संस्था बन गई है। तो आपको याद रखना है SESL मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिकम्स फर्स्ट कोल कंपनी। ये पहली ऐसी कोल कंपनी है जिन्होंने 4 अमृत फार्मेसीज खोली है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है पहले तो कि कौन सी ऐसी कोल कंपनी है, कोयले की कंपनी है जिन्होंने 4 अमृत फार्मेसीज खोली हैं। तो इनका नाम है, इस कंपनी का नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। पेरेंट कंपनी इनकी कोल इंडिया लिमिटेड है। लोकेशन है इनकी छत्तीसगढ़। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में जो है स्थित है। टोटल फार्मेसी इन्होंने 4 खोली है, टोटल अमृत फार्मेसी इन्होंने 4 खोली है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। टोटल अमृत फार्मेसी इंडिया में 216 है। ठीक है, अब हम लोग अमृत फार्मेसी की कुछ बात कर लेते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें आई थी, कब शुरू हुआ था, इसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अमृत का पूरा नाम है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अफोर्डेबल मेडिसिन मतलब जो मेडिसिन सस्ती मेडिसिन, और जो इम्प्लांट्स लगते हैं, जब जैसे नी इम्प्लांट हुआ, हिप इम्प्लांट्स हो गए, ऐसे रिलायबल इम्प्लांट्स होंगे ट्रीटमेंट में, तो उस चीज़ को कहा जाएगा अमृत। ठीक है, पहला सेंटर कहाँ पे आया था? पहला सेंटर आया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। लॉन्च किया गया था ये 2015 को भारतीय सरकार द्वारा। ठीक है, भारतीय सरकार ने 2015 में अमृत नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत ऐसे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, ऐसे मेडिकल शॉप्स इस्टेब्लिश किए गए थे जहाँ पे मेडिसिन जो होंगी बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिलेंगी, और जो रिलायबल इम्प्लांट्स भी होंगे वो भी काफ़ी सस्ते रेट में मिलेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव यही था टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर द नीडी। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी महंगी हो जाती है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो काफ़ी ज़्यादा उससे ग्रस्त हो जाती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए अफोर्डेबल या सस्ती दवाइयों के प्रावधान के लिए अमृत स्कीम लाई गई है। इसका नेटवर्क है, लगभग 5200 ड्रग्स मिलते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, वो ड्रग्स नहीं, हीरोइन कोकेन। ठीक है, इम्प्लांट्स मिलते हैं, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स मिलते हैं और कंज्यूमेबल्स मिलते हैं। तो लगभग 60% की छूट मिलती है दवाई पे। ठीक है, 60% की दवाई पे छूट मिलती है। मिनिस्ट्री कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत अमृत स्कीम चलाई गई है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंटर ओन्ड HLL लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो HLL लाइफ केयर लिमिटेड इसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स हैं? तो लगभग 202 कैंसर ड्रग्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर 186 कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हो जाते हैं, जो कि 60 से 90% तक रिड्यूस दाम पे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सस्ते दामों पे बहुत ही अच्छी मेडिसिन अमृत स्कीम के अंतर्गत मिल जाती हैं। नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये कर्मयोगी सप्ताह के अंदर हुआ है। कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक इनॉग्रेट किया गया है। इसमें क्या है, जितने भी इंडिविजुअल हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है सिविल सर्वेंट्स की, उनको एनहांस किया जाएगा। ठीक है, ये पार्ट है मिशन कर्मयोगी का, जो कि लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। अभी हम लोग मिशन कर्मयोगी के बारे में आगे में चर्चा करते हैं। नेशनल लर्निंग वीक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो भी लर्निंग है, डेवलपमेंट है अमंग सिविल सर्वेंट्स, उसको एनहांस करेगा। वन गवर्नमेंट ईथोस को प्रमोट करेगा और नेशनल गोल्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव की। कर्मयोगी का कमिटमेंट है भाई कि हर एटलीस्ट 4 घंटे जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी हफ्ते में। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी लिंक्ड लर्निंग ड्यूरिंग वीक एटलीस्ट 4 आवर्स, तो 4 घंटे की एटलीस्ट लर्निंग करनी पड़ेगी अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव के अंतर्गत अब हम लोग बात कर लेते हैं मिशन कर्मयोगी की। मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 को। ठीक है, इसका गोल क्या था? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स एंड एनहांस गवर्नेंस। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है? तो इंडिया में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो लगभग ये 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को कवर किया था मिशन कर्मयोगी।
ठीक है। मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, तो ये इसके लिए नॉन प्रॉफिट कंपनी सेटअप की गई थी टू मैनेज आई गॉट कर्मयोगी। अभी हम लोग आई गॉट कर्मयोगी के बारे में भी देखेंगे, जो कि है ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, ताकि अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके और कॉम्पिटेंसी में इजाफा हो सके। ठीक है, तो की ऑब्जेक्टिव हमने देखा अभी कैपेसिटी बिल्डिंग करना इंडियन सिविल सर्वेंट्स की। नया नेशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस लेवल्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कैसे ट्रेन किया जाएगा, तो अभी हमने देखा आई गॉट एक प्लेटफॉर्म है, आई गॉट कर्मयोगी, जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। और आपने देखा ही कि नेशनल लर्निंग वीक जब भी होता है तो उसमें यही बोला जाता है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो एटलीस्ट 4 घंटे हफ्ते में निकाल कर अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जो कि डेवलप करती है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की इंडियन सिविल सर्विस को लेके क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। इनमें कौन कौन होते हैं, तो इनको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूड्स यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, ग्लोबल लीडर्स एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है मिशन कर्मयोगी के, तो सैलिएंट फीचर्स ये है मिशन कर्मयोगी का कि ये ऐसे रूल बनाता है, ऐसे रोल बनाता है ताकि जो भी जिस चीज़ में भी किसी भी इंडियन सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी डेवलप हुई है, कॉम्पिटेंसी है, वैसा ही रोल उसको दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा ही जॉब एलोकेट किया जाए जिससे उसकी कॉम्पिटेंसी अलाइंड हो। जैसे कोई रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत डेवलप है तो उसकी रेलवे की जॉब दी जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रखा जाए, किसी की कॉम्पिटेंसी है पब्लिक डीलिंग में तो उसको पुलिस फोर्स में रखा जाए। तो ऐसे जॉब्स को एलोकेट करना ताकि जो भी इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी से वो अलाइन हो। साथ ही साथ ऑन साइट लर्निंग हो, जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उनको ऑन साइट लर्निंग दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए टू सिविल सर्वेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर ऑफ साइट लर्निंग। साथ ही साथ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए उनको। इसके बाद सिविल सर्विस पोजीशंस को कैलिब्रेट किया जाए अंडर फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज। वही है, मतलब कि उनका रोल कैसा हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटी कैसी हो और उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से ही सारी रोल्स और एक्टिविटीज़ डिसाइड हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमने देखा है, विच डिलीवर्स वर्ल्ड क्लास ई लर्निंग कंटेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को भी चाहिए कि आराम से वो पढ़ सकें, तो ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए, ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इवैल्यूएशंस हैं, वर्क असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं इससे रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने टारगेट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी बाय 2030। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको ध्यान देना है कि $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा बाय 2030। ठीक है, अब देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत टेक्सटाइल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है पीएम मित्र पार्क्स की स्कीम। ठीक है, पीएम मित्र पार्क्स की स्कीम हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इसके लिए ये प्लान बनाया गया है कि 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स। ठीक है, आने वाले 3 से 5 सालों में 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7 पार्क्स को सैंक्शन किया गया है, ईच एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट 10,000 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 70,000 करोड़ तो यही हो गया, क्योंकि 7 पार्क्स को क्या किया गया है, 7 मित्र पार्क्स को सैंक्शन किया गया है जिनकी लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। और इसमें क्या होगा, लगभग 1 लाख डायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। इसके बाद पीएलआई स्कीम लाया गया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, विच टारगेट्स प्रोडक्शन ऑफ एमएमएफ एपरल फैब्रिक्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम है, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो एमएमएफ अपैरल, फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स को टारगेट करेंगी। फिर नेशनल टेक्सटाइल्स मिशन है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन है, जो कि स्टार्टअप को प्रमोट करेगी और रिसर्च को प्रमोट करेगी टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स कौन से होते हैं, जैसे जियो टेक्सटाइल्स हो गए, एग्रो टेक्सटाइल्स हो गए, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स हो गए, मेडिकल डिफेंस टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्सटाइल्स। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, अभी हाल ही में
पीएम मित्र स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, पीएम मित्र पार्क इनॉग्रेट किया है महाराष्ट्र में, ठीक है, अरे सॉरी, इसकी नींव रखी है, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखा है पीएम मित्र पार्क का, कहाँ पे, अमरावती महाराष्ट्र में। इससे क्या होगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होगा जो कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज पे डेवलप होगा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। स्टेट लेवल भी अपनी तरफ से सारी सपोर्टिव पॉलिसीज दे रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं पीएम मित्र स्कीम की। तो बात करते हैं पीएम मित्र स्कीम की। ये कब अनाउंस की गई थी, तो 17 मार्च 2023 को, पिछले साल 17 मार्च 2023 को पीएम मित्र स्कीम अनाउंस की गई थी। इसका पर्पस क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ठीक है, एकदम सारे वर्ड्स जो है वो फिट बैठ रहे हैं, सारे लेटर्स, एम से है मेगा, आई से है इंटीग्रेटेड, टी से है टेक्सटाइल्स, आर से है रीजन्स और ए से है अपैरल, ठीक है। तो ये पीएम मित्र पार्क्स के बारे में ये बात हो गई। क्यों लाया गया है पीएम मित्र स्कीम को, ताकि जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और उससे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए और इस इन टर्न एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए पीएम मित्र स्कीम लाई गई थी 17 मार्च 2023 को। इसके अंतर्गत कितने पार्क खोले जाएंगे, तो 7 पीएम पार्क्स खोले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्य में पीएम मित्र पार्क खोले जाएंगे, ठीक है। अब ये 7 जगह कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोकेशंस हैं, आपको याद करनी है। इसके पीछे की विजन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, तो 5F विजन। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है 5F विजन किससे संबंधित है, तो 5F विजन टेक्सटाइल से संबंधित है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। पहले फार्म मतलब एग्रीकल्चरल सपोर्ट दिया जाएगा जहाँ से टेक्सटाइल्स उत्पन्न हो रहे हैं, फिर फाइबर में उनको कन्वर्ट किया जाएगा, फैक्ट्री में उनको अच्छी तरीके से एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर उनको फैशन में यूज़ किया जाएगा, अपैरल में यूज़ किया जाएगा और उनसे बने हुए कपड़ों को फॉरेन एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये पूरा 5F विजन है। इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो लगभग 70,000 करोड़ की है। अभी हमने देखा था हर पीएम मित्र पार्क को क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा हर पीएम मित्र पार्क पे। 7 पीएम मित्र पार्क हैं तो टोटल हो गया 70,000 करोड़। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सेंटर एंड स्टेट्स मिलके करेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करेंगे ताकि पीएम मित्र पार्क्स को अच्छे से स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। तो एसपीवी जो है पूरी ओवरसी करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच पार्क प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 500 करोड़ पार्क प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स टू पार्क एसपीवी, ठीक है। तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं उनको भी 500 करोड़ तक की इंसेंटिव्स दी जाएंगी। फिर कॉम्पिटेटिव इंसेंटिव सपोर्ट है, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा 300 करोड़ पर पार्क, जिससे क्या होगा, जो यूनिट्स होंगी पीएम मित्र पार्क के अंदर उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा फॉर इन स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक कंपोनेंट है पीएम मित्र का, कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट। साथ ही साथ देख लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में। तो लगभग टेक्सटाइल सेक्टर जो है 2% टोटल इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर है इन इंडिया। फर्स्ट इज ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पार्टनरशिप को लेकर, किसके किसके बीच पार्टनरशिप हुई है, डीजी लॉकर और उमंग ऐप के बीच, ठीक है। तो हल्का से देख लेते हैं डीजी लॉकर क्या होता है। जैसे लॉकर होता है आपके घर में तिजोरी होती है जहाँ पे आप अपना जो भी सामान रखते हैं, जो भी आपकी बहुमूल्य चीज़ें हैं वो रखते हैं, वैसे ही डीजी लॉकर क्या है, आपकी बहुमूल्य डिग्रियां जो हैं, आपकी बहुमूल्य डिग्रियां सर्टिफिकेट्स वो हैं, वो डिजिटली लॉक कर देता है या डिजिटली लॉकर में प्लेस कर देता है, उनको स्टोर कर देता है। तो ये डीजी लॉकर हो गया। उमंग क्या है, उमंग जो है ऐप है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको अवेल करने के लिए उमंग ऐप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, पेंशन है, पैन है, आधार कार्ड है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, तो जितनी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो उमंग ऐप से अब एक्सेस की जा सकती है। तो इन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। तो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे दोनों आपको मिल जाएंगे। उमंग ऐप से ही आप अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी जो
एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यही एक पार्टनरशिप का यही मुद्दा है, ठीक है। पर्पस क्या है अभी हमने आपको बताया, सिटीजन इंटरेक्शन ईजी हो जाएगा विद द गवर्नमेंट एंड एनहांस एक्सेस टू मल्टीपल सर्विसेज इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एक सिंगल प्लेटफॉर्म उमंग ऐप पे ही आपको डिजी लॉकर अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स भी एक्सेस करने का जो सहूलियत है वो मिल जाएगी। इसलिए डिजी लॉकर और उमंग ऐप को क्या किया गया है, पार्टनरशिप की गई है, इंटीग्रेट किया गया है। डिजी लॉकर हमने आपको बताया सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड वेरिफिकेशन है, जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सीमलेस सर्विस मिलेगी टू गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू उमंग ऐप। Users can manage multiple government service on unified platform with authenticated documents equivalent to originals, ठीक है। तो जैसे आपको कोई सर्विस अवेल करनी है, जैसे आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना है, तो उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, तो आप पहले उमंग ऐप पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे आधार पैन कार्ड के लिए, फिर आप उमंग ऐप से ही डिजिटल लॉकर में जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या जिसकी मार्कशीट चाहिए वो अप्लाई उसको मतलब अफिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी और आपका सीमलेसली काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यही। उमंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो उमंग हमने आपको बताया क्या प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल किया जाता है। ये 2017 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये कंसोलिडेट किया था मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज इनटू सिंगल मोबाइल ऐप, मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल ऑन सिटीजन मोबाइल फोन्स। तो लगभग 650 सर्विसेज फ्रॉम 127 डिपार्टमेंट्स अक्रॉस 25 स्टेट्स along with 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज, मोर सर्विसेज आर इन पाइपलाइन, ठीक है। तो लगभग 650 सर्विसेज इस सिंगल ऐप पे आपको मिल जाएंगी। और अब तो आपको डिजी लॉकर भी मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, अगर आपसे कोई ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो आप अपना एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की उमंग ऐप की, 2017 में आया था। किस लिए आया था, ताकि एक ही जगह पे सारी गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल हो। बात कर लेते हैं डिजी लॉकर की। डिजिटल लॉकर क्या है, तो हमने आपको बताया था सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, डिग्री है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई और डॉक्यूमेंट है, वो स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, टू प्रोवाइड रियल टाइम एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, एमिंग टू एलिमिनेट फिजिकल डॉक्यूमेंट यूसेज एंड ऑफर अ सिक्योर पर्सनल स्पेस फॉर इंडियन सिटीजंस टू स्टोर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट यूसेज को कम करने के लिए क्लाउड बेस्ड सर्विस लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2015 में, जिसके अंतर्गत आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स, क्रेडेंशियल्स, डिग्रीज, डिप्लोमा सब अपना एक डिजिटल स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क कौन सा यूज हुआ था, तो लीगल फ्रेमवर्क यूज हुआ था रूल 9A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूल 2010, ठीक है। इतना नहीं ध्यान रखना है, बस आपको याद रखना है लॉन्च डेट कब थी, 2015 में। मेन बेनिफिट क्या है, अब डिजिटल आपको अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डिग्री, फिजिकल सर्टिफिकेट्स कैरी नहीं करने हैं, आप बस आपके फ़ोन में मोबाइल ऐप होना चाहिए डिजी लॉकर का, और या तो उमंग ऐप का, क्योंकि आप उमंग ऐप से भी आप अपने एक्सेस कर सकते हैं अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स या डिग्रीज को। तो बस इतनी सी बात थी, बढ़ते हैं आगे। तो अब चर्चा करते हैं स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल एजुकेशन शो शारजाह यूएई में, ठीक है। तो 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो होस्ट किया जा रहा था शारजाह यूएई में, वहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया है स्टडी इन इंडिया। वैसे तो बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका है, पर वहाँ पे इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और इंडिया की पोजीशन एज ए ग्लोबल एजुकेशन हब स्ट्रांग हो, ठीक है। तो इसके लिए स्टडी इन इंडिया वहाँ पे लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल एजुकेशन शो में। ये कहाँ हो रहा है, ये यूएई में हो रहा है, ठीक है। स्टडी इन इंडिया का प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इनका क्या मकसद है, स्टडी इन इंडिया का मतलब ये है कि भारत में पढ़ें। तो भारत में कौन पढ़े, अब जो भारत में है वो तो भारत में ही पढ़ेंगे, जो बाहरी लोग हैं वो भी भारत में आके पढ़ें। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, एडसेल एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट की हैं, लगभग 590 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब लगभग 590 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि वो अवेल किए जा सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ फी वेवर्स और स्कॉलरशिप भी अनाउंस की गई थी। अब बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है कि
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, क्यों? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रीच बढ़ाने के लिए, ताकि जो इंडिया की पोजीशन है एज ग्लोबल एजुकेशन हब वो इंक्रीज हो। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, 2018 में ये लॉन्च किया गया था। फी वेवर स्ट्रक्चर क्या है? 100% ट्यूशन फी वेव हो जाएगी जो कि टॉप 25% होंगे। 50% वेव हो जाएगी जो कि नेक्स्ट 25% स्टूडेंट्स होंगे। 25% ट्यूशन फी वेवर हो जाएगी नेक्स्ट 25% के, और रिमेनिंग 25% के कोई भी फी वेवर्स नहीं मिलेगा। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम में फी वेविंग का भी एक प्रोविजन है। साथ ही साथ आपको बताते चले, स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था। स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था किसके किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, ठीक है। MOEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल में, पोर्टल को डेवलप करने में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ 15 अक्टूबर की है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ठीक है। तो ये 13 अक्टूबर 2021 को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड जो इंडिया की हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च की गई थी, जिसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पीएम गति शक्ति से क्या मतलब है? इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करना, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनके एग्जीक्यूशन फास्ट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, और जो सर्विस डिलीवरी है उसको एनहांस करना, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है पीएम गति शक्ति का। तो यहाँ पे हम लोग पीएम गति शक्ति के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी पीएम गति शक्ति को लेकर, ये 15 अगस्त 2021 को अनाउंस की गई थी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, स्वतंत्रता दिवस की स्पीच थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को ये ऐलान किया था कि इंडिया के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आ रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। लॉन्च कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि लॉन्च डेट क्या है? 13 अक्टूबर 2021 है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगाया गया है? लगभग तो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें सोचा गया है, लगाया गया है, ठीक है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में। इसमें लगभग 16 मिनिस्ट्रीज और 16 डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करेंगे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेट करेंगे जहां से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तेज होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, सर्विस डिलीवरी एनहांस होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। लीड एजेंसी कौन सी है? लॉजिस्टिक्स डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, ठीक है। तो याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये इनिशिएटिव है। आपको ये ना लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इनिशिएटिव है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इन्फ्यूजन है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन है इसमें? तो BISAG-N भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विद सपोर्ट फ्रॉम इसरो, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी है कि टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेकर कैसे हम अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को इंप्रूव कर सकते हैं और सर्विस डिलीवरी को एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर BISAG-N है और इसरो है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो लगभग ये जो प्लान आया है ये 25 साल के लिए, ठीक है, विद की माइलस्टोन्स फ्रॉम 24-25। तो ये 2021 में लॉन्च की गई थी और इन्होंने ये कहा था कि 2024-25 से जब शुरुआत होगी 2024-25 की, तो हमें नए नए माइलस्टोन्स देखने को मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में। तो अभी हमने देखा है कई प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके 6 पिलर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब रेल के लिए अलग, रोड के लिए अलग, शिप के लिए अलग। अभी तक क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। तो नेशनल मास्टर प्लान या गति शक्ति प्लान क्या करेगा? तीनों चारों मिनिस्ट्रीज को एक साथ करेगा, इंटीग्रेट करेगा और एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनेगा, ताकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब एक ही पोर्टल पे दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं है कि आपको रोड से संबंधित कुछ
जानकारी चाहिए तो आप रोड की वेबसाइट पे जा रहे हैं, शिप के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप शिप की वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो इन सारी जो साइलोज में अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है उनको अब एकीकृत, क्या कहते हैं, एकीकृत कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, माफ कीजिएगा जबान लड़खड़ा गई, तो इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस बरकरार रहे। उसके बाद है प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटीज पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएंगे। ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जो भी क्लोज क्रिटिकल गैप्स हैं उनको प्लग इन किया जाएगा, जिससे क्या है, ऑप्टिमाइजेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, आपस में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, बजटिंग है, फाइनेंसिंग है, ये सारी चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन होगा, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन होगा। एनालिटिकल टूल्स यूज़ किए जाएंगे, देखा है हमने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इसरो और बिसागन है, जिसकी वजह से एनालिटिकल टूल्स भी यूज़ किए जाएंगे, जीआईएस बेस्ड प्लानिंग होगी और डायनेमिक मॉनिटरिंग होगी, मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस देखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खाका हो गया हमारे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, तो वैसे तो हमने देखा था लेकिन फिर से देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, जो अभी करेंटली 13% जो हमारा जीडीपी का है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में चला जाता है, तो इसी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना इसकी एक ऑब्जेक्टिव है पीएम गति शक्ति की। ठीक है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जैसे चाइना के जो पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कार्गो हैंडल कर सकते हैं, अभी इंडिया में उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़, पोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं डेवलप है, तो इसके लिए ये गति शक्ति मास्टर प्लान का यूज़ किया जाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स, मल्टी मॉडल मतलब एक ही जगह पे अगर आपको जाना है तो आप एक ही जगह से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और कोई स्टेशन, एयरपोर्ट सब आस ही पास हो, सब एक ही जगह से हो, ताकि आप एक ही जगह से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे एक्सेस कर सकें। तो ये हो गया सीमलेस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर पीपल एंड गुड्स। ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करना, ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब टारगेट्स क्या क्या कंप्लीट हुए हैं वो देखते हैं, या क्या क्या लगाए गए हैं, एम्बिशियस जो भी टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं। तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड 2 डिफेंस कॉरिडोर्स आपने देखा होगा, वो इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। 4G इन ऑल विलेजेस, renewable energy capacity to 25 gigawatt from 87.7 gigawatt, नेशनल हाईवेज टू 2 लाख किलोमीटर, अभी लगभग 1,60,000 किलोमीटर है, तो इसको कवर करना है 2 लाख किलोमीटर तक। ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाना है 4,54,000 सर्किट किलोमीटर तक। 220 एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हेलीपोर्ट्स बनाने हैं, वाटर एयरड्रोम्स बनाने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रेलवे टू हैंडल 1600 मिलियन टन ऑफ कार्गो। 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है। 202 फिशिंग क्लस्टर्स और हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स इसमें इस्टेब्लिश किए जाने। तो ये देख लीजिए आप कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ये, मतलब यहाँ पे हाईवेज भी हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क भी है, एयरपोर्ट्स भी हैं, रेलवेज हैं, गैस पाइपलाइन है, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है भारत सरकार की। इसमें मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 7 इंजन कहाँ कहाँ पे, मतलब ये जो स्कीम आई है गति शक्ति, ये किस किस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट अपना रखेगी, तो रेलवेज में, रोड्स में, पोर्ट्स में, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, ये एकदम आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, रोड, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जितनी बातें हो सकती थी पीएम गति शक्ति में इंपॉर्टेंट, वो हम लोग ने सारी डिस्कस की है। नेक्स्ट हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो एमएसडी एंड मेटा ने पार्टनरशिप किया है एआई पावर्ड स्किल डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, मेटा के साथ, जिसको पहले फेसबुक के नाम से भी जाना जाता था। किस चीज़ के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल डेवलप करने के लिए थ्रू एआई एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो एआई पावर्ड स्किल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है। तो एआई जो डेवलप किया जाएगा उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, उसमें लामा मॉडल होगा, लामा मतलब लैंग्वेज लर्निंग मॉडल होगा, 24/7 क्रॉस सपोर्ट दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होगा, और व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि ईजिली एक्सेस हो जाए। पायलट इम्प्लीमेंटेशन एक्शन पार्टनर जो है वो है सर्वम एआई, ठीक है, सर्वम एआई नाम याद रखिएगा, ये पायलट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, विच विल पायलट एआई असिस्टेंट फॉर 6 months टू टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज इट्स फंक्शनैलिटी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ कहाँ पे डेवलप किए गए हैं, तो 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किए गए हैं एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर,
Chennai and Kanpur, which is focusing on virtual reality and mixed reality to offer immersive training experiences। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज भी डेवलप किए गए हैं एआई के लिए। कहाँ कहाँ पे? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जोधपुर में, चेन्नई में और कानपुर में। ठीक है, अब स्किल इंडिया की बात हुई है, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो स्किल इंडिया मिशन के बारे में देख लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी जुलाई 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन यूथ जितने भी हैं उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इंटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। कोर कंपोनेंट से इसके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे सेक्टर्स इसमें चुने गए थे, जैसे सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोबोटिक सेक्टर, कई सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे जिसमें जो है एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड की जा रही थी यूथ को। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भी इंटीग्रेट किया गया था। इसमें इसके अंदर की इनिशिएटिव्स कौन कौन से थे? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, ये जो दो थे। इनमें क्या था? इनमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता था जब भी कोई स्किल आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिससे क्या होता है? ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, आपकी जो स्किल है उनकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, टारगेट क्या था इनका? यूथ बिटवीन 15 to 29 विद फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स होती थी इंडस्ट्री के साथ, एकेडमिया के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया गया था? तो आईटी, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो कैबिनेट का अप्रूवल मिला है वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को मिला है। तो आपको ये पता होगा ये कहाँ बन रहा है? ये लोथल गुजरात में बन रहा है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहाँ बन रहा है? ये लोथल गुजरात में बन रहा है। कौन बनाएगा ये बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, कहाँ बन रहा है और कौन सी मिनिस्ट्री इसको डेवलप कर रही है। कितने फेजेस में? तो 2 फेजेस में डेवलप की जाएगी। क्या चीज़? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? तो लोथल में डेवलप किया जाएगा। अगला अप्रूवल जो मिला है वो रोड कंस्ट्रक्शन में राजस्थान एंड पंजाब को मिला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कैबिनेट अप्रूवल है जिसमें यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स की बात हुई है। ठीक है, तो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। कब तक? दिसंबर 2028 तक। दिसंबर 2028 तक ये चलेगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में कुछ बातें, जानकारी देखें और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको नोट करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की गई थी अप्रैल 2020 में। ये वही टाइम था जब कोविड-19 पैंडेमिक हिट किया था दुनिया में, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। तो उनको वित्तीय सहायता देने के लिए और फ्री फूड ग्रेन्स देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। इसका प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे, जैसा कि हमने बताया आपको, कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फ्री फूड ग्रेन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक से जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनको वित्तीय सहायता देने में और उनको मुफ्त में अनाज देने के लिए ये सुविधा लाई गई थी, ये स्कीम लाई गई थी। अप्रैल 2020 में ये लॉन्च की गई थी। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो इसमें ये प्रावधान, पहला प्रावधान ये था कि 5 किलो राशन सबको मिलेगा हर महीना। ठीक है, हर व्यक्ति को पर पर्सन पर मंथ, हर व्यक्ति को हर महीना 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, और जो वृद्धजन हैं और जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनको कैश ट्रांसफर किया जाएगा एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ठीक है, तो कैश ट्रांसफर था, फाइनेंशियल असिस्टेंस था और मुफ्त अनाज की सुविधा थी, फ्री फूड ग्रेन्स की सुविधा दी गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। एडिशनल बेनिफिट ये था कि जो 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलते थे नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर, वो भी मिल रहे थे और ये एक्स्ट्रा 5 किलो राशन मिल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। अब यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात हुई है, तो इसको हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में ही सीमित रहेंगे। ठीक है,
किसको किसको लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का? तो जो अन्य अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड हैं, जो भी फैमिलीज अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आती हैं, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा। जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं, जिनको राज्य सरकारों ने निश्चित किया है, वो रहेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। बिलो पावर्टी लाइन वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी परिवार हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, जैसे गरीब विधवाएं हो गई, कोई टर्मिनली इल सेक्शन हो गया सोसाइटी का, डिसेबल्ड लोग हो गए, कोई वृद्ध जन है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो वृद्धजन होंगे, जिनके पास कोई अपना सब्सिस्टेंस करने का कोई आमदनी नहीं है, कोई भी जीविकोपार्जन का कोई भी आय नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये कुछ बातें लिखी हुई थी। विडोज, टर्मिनली इल, डिसेबल्ड पर्सन एजेड 60 ईयर्स और मोर, सिंगल वीमेन और मेन विद नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट। साथ ही साथ प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, जो जनजाति के लोग हैं उनको, कोई एग्रीकल्चरल लेबर है, लैंडलेस, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है जोतने के लिए, उनको ये सुविधा दी जाएगी। मार्जिनल फार्मर्स है, जो सीमांत किसान हैं उनको, जो रूरल क्राफ्ट्समैन है, रूरल आर्टिसंस हैं उनको, स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी। और जो डेली वेज अर्नर हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, उनको ये सुविधा दी जाएगी। इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट है पोर्टेबिलिटी का, मतलब कोई आदमी यूपी से गया है गुजरात काम करने, तो वो गुजरात के पीडीएस में अपनी ये सुविधा इस्तेमाल करके जो है फ्री राशन ले सकता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्टेबिलिटी। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राशन कार्ड से वो देश में कहीं भी हो, चाहे जहाँ हो, देश के किसी कोने में हो, वो मुफ्त राशन अवेल कर सकता है फ्रॉम एनी पीडीएस शॉप अक्रॉस द कंट्री। तो ये हमारी बात हो गई गरीब कल्याण अन्न योजना की। अब हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। कवरेज कितना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत? तो 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 75% जो भी ग्रामीण जनसंख्या है उनको कवर किया गया है, और 50% जो शहरी जनसंख्या है उनको कवर किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो 50% गरीब शहरी जनसंख्या है और जो 75% ग्रामीण जनसंख्या है उनको कवर किया गया है। और टोटल जो है 67% टोटल जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन कौन है? जो हमारे उधर गरीब कल्याण अन्न योजना में बेनिफिशियरी थे वो भी वही यहाँ पे भी हैं। अंत्योदय अन्न योजना वाले जो भी परिवार हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। ठीक है, तो 35 किलो राशन उनको मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। फैमिली में कितने भी मेंबर हो, आपको 35 किलो राशन दिया ही दिया जाएगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड, दे गेट फूड ग्रेन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो जितने ये जो अंत्योदय अन्न योजना है इसमें फैमिली मेंबर का कोई भी वो नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में आपको उतना ही मिलेगा जितने आपके यहाँ फैमिली मेंबर हैं। पर ईच मेंबर 5 kg पर मंथ। आपके यहाँ अगर 4 लोग हैं तो आपको 20 किलो अन्न मिलेगा, 2 ही लोग हैं तो 10 किलो मिलेगा, 10 लोग हैं तो 50 किलो अन्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में डिफाइन कर दिया गया है कि हर व्यक्ति को उस परिवार से 5-5 किलो राशन दिया जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना में क्या है कि इनको 35 किलो राशन दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, अब चाहे 1 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 10 लोग हो। ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार चिन्हित करेंगी जो भी ऐसे परिवार हैं। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को, और जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको भी क्या दिया जाएगा? उनको भी गर्म खाना दिया जाएगा, गर्म मील दिया जाएगा अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। तो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, और जो भी बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के, उनको मील दिया जाएगा, उनको एक खाना गर्म भोजन दिया जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत और मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएंगे 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये की जो धनराशि है दी जाएगी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसमें जो एल्डेस्ट वुमेन है नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, जो परिवार की सबसे बड़ी
महिला हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड्स। तो इसमें जो राशन कार्ड इशू किया जाएगा, जो भी राशन कार्ड होगा उसमें मुख्यतः जिसका नाम होगा वो महिला का नाम होगा, जो महिला परिवार में सबसे बड़ी होगी उसका नाम होगा। तो ये महिला के नाम से राशन कार्ड इशू किया जाएगा, ना कि मेल के नाम से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी असिस्टेंस टू स्टेट्स इन मीटिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द स्टेट इट्स हैंडलिंग एंड फूड एफपीएस डीलर्स मार्जिन। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या था? फूड प्राइस शॉप, हाँ फूड प्राइस शॉप, ठीक है। तो फूड प्राइस शॉप के जो डीलर्स हैं वही राशन की दुकान के जो डीलर्स हैं उनकी जो मार्जिन होगी उनकी हैंडलिंग करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी हैंडलिंग जो करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, उसमें हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर नॉन सप्लाई होती है, अगर किसी कारणवश जो है अन्न नहीं मिल पाता है तो अन्न की जगह फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा फॉर फूड ग्रेन्स और मिल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ बातें हो गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। तो हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, जिसको पूर्ण हुए 3 साल हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आयुष्मान भारत जो आरोग्य योजना है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और एक तरीके की इस गवर्नमेंट की या बीजेपी गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में उभर के आई है। तो इसके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है हम लोग के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्च डेट क्या है। तो आपको डेट स्पेसिफिकली याद रखनी है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस में कई क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिनमें स्पेसिफिकली पॉलिसीज की डेट पूछी गई थी, स्कीम्स की डेट पूछ ली गई थी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्च डेट कब थी? 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। 27 सितंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था और 27 सितंबर 2024 को इसने 3 साल पूरे कर लिए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल से क्या यहाँ मतलब है कि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं हमारे वो सब डिजिटाइज कर दिए जाएं, जिससे क्या होगा, जिससे जो हेल्थ केयर सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी है, एफिशिएंसी है और ट्रांसपेरेंसी है, तीनों ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म्स लिखे हैं। ये क्यों आया है, ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, उसकी एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इनहांस हो, ठीक है। तो ये ये जो 3 कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ में यूज़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका इमर्जेंस कहाँ से हुआ? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इसका जिक्र हुआ था, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में एक ऐसे प्लान की बात की गई थी जिसमें इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटाइज करने की बात की गई थी, और ये पार्ट है आयुष्मान भारत का। नाम से ही समझ में आ रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो ये पार्ट है आयुष्मान भारत का। इसमें क्या पर्पज़ है? इसमें एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाती है, ताकि जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो एकदम आराम से सेफ रहें और सिक्योर रहें और समय पड़ने पे उनको शेयर किया जाए, ठीक है। तो ये एक यूनिक हेल्थ डिजिटल आईडी मिल जाती है, जैसे आपकी आधार आईडी है वैसे एक आभा आईडी हो जाती है, ठीक है, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर मिलती है। इस पर्पस के लिए सबसे टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल कौन सा रहा है? तो नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंप्लीमेंट करने के लिए टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल का अवार्ड दिया गया था। ये बात हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कब फॉर्म हुई थी? तो 23 मई 2018 को ये फॉर्म की गई थी, ताकि आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दोनों ही अच्छे से इंप्लीमेंट किए जा सके, ठीक है। अभी सीईओ कौन है? तो एलएस छांगसान साहब है, ठीक है। एलएस छांगसान साहब जो है ये अभी सीईओ हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हाइलाइट्स हैं। 67 करोड़, लगभग 67 करोड़ आभा आईडी क्रिएट हो चुकी हैं। 42 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। और डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स पे भी काफ़ी फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की थी। अब हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं आयुष्मान भारत के बारे में, ठीक है। अन्यथा हमारी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी नहीं रखनी है। जितना जहाँ से चीज़ें हो सकती हैं समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका समय कम खर्च हो और अपनी रीच बढ़ती चले, ठीक है। रीच मतलब हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती चले, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ लें कम से कम समय में। तो यहाँ हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे, जिसको पीएमजे के नाम से जाना जाता है। ये बीजेपी सरकार की बहुत ही बेहतरीन स्कीम रही है। ये कब लॉन्च की गई थी? ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी
दवाइयाँ हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं वो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आराम से दी जा सके। ठीक है, तो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो बाय वन एंड ऑल, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, साथ ही साथ हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, कवरेज क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम है। कितना कवर करता है? तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। याद रखेगा, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं है ये सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, जिसमें 5 लाख तक की जो चीज़ है वो आपको 5 लाख की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त दी जाएंगी पर फैमिली। ठीक है, पर फैमिली, पर हेड नहीं, याद रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पर फैमिली 5 लाख रुपए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी, 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिशियरीज लगभग 10 करोड़ हो चुके हैं। कहाँ से इनको आइडेंटिफाई किया गया है? तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा आया था, उसके बेसिस पे 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका बेसिस क्या है, आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का। ठीक है, प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं? तो लगभग 1400 मेडिकल प्रोसीजर्स जो हैं ये इसमें कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग प्री हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, रूम चार्जेस, फिजिशियन, सर्जन फीस, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर चार्जेस। तो इतने तरीके के चार्जेस इसमें कवर है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये लागू की गई है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई डायबिटिक है, किसी को पल्मोनरी डिजीज है, किसी को हार्ट कार्डियक की कुछ दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उनको नहीं कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कवर की जाएंगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कवर्स 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जैसे आप हॉस्पिटलाइज हुए उसके 3 दिन का जो भी एक्सपेंस होगा और हॉस्पिटलाइज होने के बाद 15 दिन के आगे का जो एक्सपेंस है वो कवर किया जाएगा सरकार द्वारा, इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अभी हमने देखा कि एलिजिबिलिटी कहाँ से डिसाइड हुई है, तो एलिजिबिलिटी डिसाइड हुई है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 2011 से, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज पे। अगर फैमिली में 7 लोग हैं तो 7 को मिलेगा, फैमिली में 2 ही लोग हैं तब भी मिलेगा। कोई एज में बार नहीं है, कोई भी जेंडर में बार नहीं है। फंडिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसी भी स्कीम का, तो देख लेते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60-40 का रेशियो है ज़्यादातर स्टेट्स के लिए। ठीक है, 60 रुपये, अगर 100 रुपये आ रहा है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 60 रुपये जो है वो सेंट्रल सेक्टर देगी और 40 रुपये जो है राज्य सरकार देंगी। 90:10, 90:10 कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए। ठीक है, और 100% सेंट्रल फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज के लिए विदाउट लेजिस्लेचर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं? तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैशलेस होगी और पेपरलेस होगी। कैशलेस क्यों होगी? क्योंकि जो जन धन योजना के अंदर जो कार्ड मिला है वो यूज़ हो सकता है। पेपरलेस क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने देखा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स पेपरलेस हो गए हैं। ठीक है, और कैशलेस हो गए हैं। ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, ये कोई भी इसको बदलाव कर सकता है, अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इससे जोड़ सकता है। ठीक है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ले सकता है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के ही हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप जाके तमिलनाडु में ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, आप नागालैंड में जाके ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्टेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो कि गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, उनको बदला जाएगा किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में। इसी के साथ साथ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। ठीक है, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। फिर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अपॉइंट्स किए गए हैं, ताकि क्या अपॉइंटमेंट हुआ है, आरोग्य
मित्र का, ताकि अगर कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताएंगे, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कौन से ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट होगा, ये सारी बातें बताएंगे। तो लगभग 3519 आरोग्य मित्र को ट्रेन कर दिया जा चुका है ताकि वो हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स के तौर पे अच्छे से काम करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, आपने देखा ही कि कैसे पेपरलेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड किया गया है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसने अभी 3 साल कंप्लीट किए, इसके बारे में हम लोग ने बात की। एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता था वो अब कम हो गया है, फाइनेंशियल रिस्क जो होता था हेल्थ एक्सपेंडिचर के बढ़ने से वो भी थोड़ा सा रुक गया है या कम हो गया है, मिटिगेट हो गया है। 6 करोड़ लोगों को लगभग डायरेक्ट लाभ मिला है इससे, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन कौन सी है, तो हमने देखा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो 2018 में बनी थी, और क्योंकि हेल्थ स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इसलिए स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन अलायंस विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज आपस में मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। हम लोग अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि जो टोटल एनरोलमेंट्स हुए हैं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, उसने 7 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। जो टोटल एनरोलमेंट्स हुए हैं वो क्रॉस कर चुके हैं 7 करोड़ का फिगर। तो जो भारत में जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें 7 करोड़ लोग जो हैं वो अटल पेंशन योजना के अंदर एनरोल्ड हो चुके हैं, और 56 लाख नए एनरोलमेंट्स पिछले साल हुए हैं, यानी कि फिजिकल ईयर 24-25 में। तो ये काफ़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज लेना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। लॉन्च डेट कब है इसकी? 9 मई 2015, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। नाम में क्या है? पेंशन। तो ये क्या करती है? ये पेंशन क्या प्रोविजन प्रोवाइड करती है, किसको? जिसके पास पेंशन नहीं आएगी। अब जो लोग सरकारी नौकरी में थे 2004 से पहले, या उसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनकी प्रॉपर सैलरीड इंडिविजुअल्स थे, तो वो अपना कहीं कहीं कंट्रीब्यूट करते रहते थे, तो उनके पास पेंशन आएगी। पर किनके पास नहीं आएगी? जो पुअर हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनके पास तो नहीं आएगी ना, उनके पास तो पेंशन नहीं आएगी। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए ये पेंशन योजना लाई गई है ताकि वो छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करें और 60 साल के बाद वो धीरे धीरे पेंशन जो है रिसीव करना शुरू करें, 1,000 से 5,000 तक की राशि के बीच, ठीक है। तो इसलिए पेंशन योजना लाई गई है। ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, particularly for the poor, for underprivileged and for the workers in unorganized sector, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या पुअर या अंडर प्रिविलेज जो जो लोग हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान करती है अटल पेंशन योजना। टोटल एनरोलमेंट्स हम लोग ने देखा 7 करोड़ हो गया है, और पिछले साल 56 लाख नए एनरोलमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि फिजिकल ईयर 24-25 में अटल पेंशन योजना में कितने एनरोलमेंट्स हुए हैं। तो पिछले साल 56 लाख एनरोलमेंट्स हुए हैं और टोटल 7 करोड़ एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। पेंशन की अमाउंट क्या है? पेंशन की अमाउंट 1,000 से 5,000 के बीच में है, और ये डिपेंड करता है जितना सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। जितना सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 की जो पेंशन की राशि है वो मिलेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें? तो जो 18 से 40 वर्ष के अंदर हैं, जो भी इंडिविजुअल्स 18 से 40 वर्ष के अंदर हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में, ठीक है। और जो भी इंडिविजुअल इसमें एनरोल्ड है उनको लगभग 20 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी वो पेंशन के प्रावधान के जो भी लाभ हैं वो उठा सकते हैं, ठीक है। वो तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो भी इंडिविजुअल एनरोल्ड हैं उनको 20 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पेंशन का स्ट्रक्चर क्या है? तो हमने देखा 60 साल के बाद क्या होगा? पेंशन आने लगेगी, ठीक है। 60 साल के बाद कंट्रीब्यूशन के मुताबिक पेंशन आने लगी। अब सब्सक्राइबर जो है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका जो बेनिफिट है वो स्पाउस को चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ स्पाउस रिसीव द सेम पेंशन, उनको भी सेम पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं कि उनको कम मिलेगी, ठीक है। तो उनको सेम पेंशन मिलेगी। और जब स्पाउस की भी डेथ हो जाएगी तो जो नॉमिनी है उनको पूरा इकट्ठा हुआ पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो अपॉन डेथ ऑफ बोथ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस इज रिटर्न टू नॉमिनी, जितना भी इकट्ठा हुआ पैसा है, इंटरेस्ट है, जो भी है वो सब नॉमिनी को चला जाएगा सब्सक्राइबर और स्पाउस की मृत्यु के बाद। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है अटल पेंशन योजना की। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करेगी अटल पेंशन योजना को।
एनपीएस स्वावलंबन स्कीम क्या थी? तो अटल पेंशन योजना से पहले जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, वो एनपीएस स्वावलंबन स्कीम थी। तो एनपीएस स्वावलंबन योजना को हटा के अटल पेंशन योजना को लाया गया है। ठीक है, हल्का सा याद रखिएगा कि कौन सी स्कीम को हटा के या कौन सी स्कीम से माइग्रेट किया गया है अटल पेंशन योजना में लोगों को। ठीक है, तो एनपीएस स्वावलंबन स्कीम से अब लोग आ गए हैं अटल पेंशन योजना पे, क्योंकि एनपीएस स्वावलंबन स्कीम की जगह अब आ गई है अटल पेंशन योजना। बेनिफिट्स हमने देखे, कुछ और देख लेते हैं। तो ये जो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो क्या होंगे, टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अंडर 80 सीसी सेक्शन 80 सीसीडी क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे भी कोई पेंशन विड्रॉल होता है कहीं जगहों पे, तो वो टैक्स, उनमें टैक्स लग जाता है, पर ऐसा नहीं होगा अटल पेंशन योजना में। ठीक है, तो जो भी पेंशन विड्रॉल होगी उसमें कोई भी टैक्स एग्जाम, वो सारे टैक्स एग्जम्प्टेड है, उनमें कोई भी टैक्स प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। यहाँ पे हमने अटल पेंशन योजना के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी, एग्जाम रेलेवेंट जानकारियाँ थी, ये देखी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से। तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया जी ने बताया है कि 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे इंडिया में। ठीक है, कौन से कॉलेजेस? ईएसआईसी। ईएसआईसी क्या होता है? ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ठीक है, कब बनी थी ये? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना था। ठीक है, ये स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये जो स्टेट के इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जो कि सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनको देखती है। ठीक है, उनको पूरा डिटेलिंग करती है। उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू वर्कर पॉपुलेशन एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स और फैमिली कवर्ड अंडर ईएसआई स्कीम। ठीक है, तो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअल वर्कर्स को, और साथ ही साथ उनके इमीडिएट डिपेंडेंट्स को भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईएसआईसी। अब बात कर लेते हैं कि करंट में क्या चल रहा है। तो करंट में ये बोला गया है कि 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है प्रधानमंत्री के गोल का। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जो 75,000 नए मेडिकल सीट्स खोली जाएंगी 2029 तक, तो इसी के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है कि 75,000 नए मेडिकल सीट्स बनाई जाएंगी, जनरेट की जाएंगी बाय 2029। ये 2024 के इंडिपेंडेंस डे पे बोला गया था। ठीक है, तो उसी के दिशा में ये काम हुआ है, 10 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम कौन सी है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, ये हल्का सा याद रखिएगा। ये क्या करती है? ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो भी इंश्योर्ड हैं ईएसआईसी के अंदर। जो भी लोग ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, जो भी एनरोल्ड हैं ईएसआईसी के अंदर, वो क्या है, उनको अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनकी वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ले ऑफ हो जाता है उनका, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर। ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत उनको क्या दिया जाएगा? उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसको बढ़ा दिया गया है 2026 में। नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम लोग अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चार चीज़ें हैं, दो चार स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, और ये अटल पेंशन योजना हो गई, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना हो गई। तो ये 5-6 स्कीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर ही सवाल पूछ लिया जाता है। अब हम लोग अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था ईएसआईसी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो इसी से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये कब आई थी? ये कोविड के टाइम पे आई थी, जब लोगों की जॉब चली जा रही थी। तो जॉब का जो प्रेशर है जाने का, उससे बचाने के लिए लोगों को ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च की गई थी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाए ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो सकें। ठीक है, तो ये कैश कॉम्पनसेशन स्कीम थी। देख लेते हैं। तो ये आई थी 2018 में। ठीक है, ये आई थी 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को आई थी, और फिर इसको बढ़ा के कर दिया गया था जून 2021 तक, और अब इसी को बढ़ा के कब कर दिया गया है? हमने देखा था 2026 तक ही कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो ये ईएसआईसी की स्कीम है। ठीक
ठीक है। इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश कॉम्पनसेशन, ठीक है। और ये जिंदगी भर में लाइफ टाइम में एक ही बार इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट क्या है, अप टू 90 डेज वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब अनएम्प्लॉयड होने के बाद 90 डेज के भीतर इसका जो भी बेनिफिट्स है लाभ उठाए जा सकते हैं, और ये जीवन में एक ही बार होगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला है कि जो इंसान, जो भी एम्प्लॉयड इंसान है, एम्प्लॉयड आदमी है, वो कम से कम 2 साल का उसके पास इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसने अपनी सर्विस में 2 साल कंप्लीट कर लिए हों, इंश्योर्ड सर्विस में 2 साल कंप्लीट कर लिए हों। must have contributed not less than 70 days in each of the 4 consecutive contribution periods preceding the claim, और लगभग 78 दिनों का 78 डेज का जो है उसने अपना इंश्योरेंस का अमाउंट कॉन्ट्री किया हो, ठीक है। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। क्या, पहले तो वो सर्विस में रहा हो कम से कम 2 साल, तभी तो माना जाएगा कि वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, उसकी जॉब चली गई है, ठीक है। तो 2 साल होना चाहिए इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का, और उन 2 सालों में हर एक साल में क्या क्या होता है, हर एक साल में करना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री करना होता है हर एक साल में, ठीक है। तो हर एक साल के अंदर 4-4 कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब 2-2 साल में 6-6 महीने में एक एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड नॉट लेस देन 78 डेज। तो इन 4 कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुए हैं, 4 कंजिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन जो हुए हैं, वो 78 डेज के अंदर, 78 डेज से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। 78 डेज से कम नहीं होने चाहिए कंट्रीब्यूशन, नहीं तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 साल की इंप्लॉयमेंट होनी चाहिए और 78 डेज से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड आफ्टर 3 months ऑफ बीइंग रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद 3 महीने की बाद जो है ये बेनिफिट अवेल किए जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट कितना है, डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ एवरेज अर्निंग पर डे। तो जितना भी पर डे की अर्निंग है उसका 25% तक अवेल किया जा सकता है, ठीक है। उसका 25% तक अवेल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 25% ऑफ एवरेज अर्निंग पर डे अवेल किया जा सकता है। अब ESI एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा था ये 1948 में आया था। दिस अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज एंड नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट, जो भी 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग हैं और जिनका वेजेज जो है वो लगभग 21,000 या 21,000 से कम है, उनको ESIC एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और डिसेबिलिटीज़ के लिए ये लिमिट है 25,000 की, ठीक। 25,000 से कम उनकी सैलरी होनी चाहिए। तो क्या है, ESI एक्ट के अंदर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत उनको ये लाभ मिलेगा और ESI एक्ट के अंतर्गत उनको इंश्योर्ड किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, तो कंट्रीब्यूशन रेट पहले था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो था पहले 4.75 था, तो अब टू 3.25 हो गया है, और जो एम्प्लॉय का है वो 1.705 से 0.75 हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, जो कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया है 6.5 to 4%, मतलब 3.25 जो है वो एम्प्लॉयर करेगा, जो भी नौकरी पर रखता है एम्प्लॉयर वो देगा 3.25% अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के उसमें, अगर उसको अवेल करना है तो, या ESI एक्ट में जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स है उनको कॉन्ट्री करना होता है इंश्योरेंस के लिए, और 0.75% जो है वो एम्प्लॉय खुद करेंगे, ठीक है। तो ये मिला के हो गया 4%, ठीक है। ये मिला के हो गया 4%। कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, ट्रू कंट्रीब्यूशन पीरियड ईच ऑफ 6 month ड्यूरेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं, ये हमने देखा था। 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं जिसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दिया जाता है, किसको एग्जेम्पशन दिया जाता है, जिनके जो एवरेज अर्निंग है, जिनकी जो डेली एवरेज वेज है वो 137 रुपीज़ से कम है, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन से। उनका सारा खर्चा, उनका सारा कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार उठाती है, तो उनको 0% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। और जिनकी 137 रुपये दैनिक आय से ज़्यादा होती है, 137 रुपये से ज़्यादा होती है दैनिक आय, उनको क्या करते हैं, उनको पे करना पड़ता है 0.75%, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में पता चला और ESI एक्ट के बारे में पता चला। बढ़ते हैं आगे।
स्कीम की चर्चा करें तो जल ही अमृत नाम की स्कीम लॉन्च की गई है। याद रखिएगा, जल ही अमृत नाम की स्कीम लॉन्च की गई है। जल नाम से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा और सोचिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ये इनिशिएटिव है। नहीं, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की इनिशिएटिव नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इनिशिएटिव है। और ये किसका पार्ट है? तो ये अमृत का पार्ट है। अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 का पार्ट है ये। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, वाटर मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना। ठीक है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है अर्बन एरियाज में, उनको सस्टेनेबल बनाना और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, ताकि सस्टेनेबिलिटी बढ़े वाटर मैनेजमेंट में। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। तो ये बात आपको याद रखनी है। जल ही अमृत किसका इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। और ये पार्ट किसकी है? अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 की। ठीक है, याद रखिएगा 2.0 की ये पार्ट है जल ही अमृत स्कीम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करना, साथ ही साथ मैनेजमेंट वाटर का जो मैनेजमेंट है अर्बन एरियाज में, उनको सस्टेनेबल बनाना। अब हम लोग चर्चा करते हैं अमृत की। अमृत यहाँ पे आई है न्यूज़ में, तो हम लोग अमृत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमृत स्कीम की चर्चा करें तो अमृत 1.0 और अमृत 2.0 आए हैं, तो हम लोग दोनों को साथ साथ देखेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म तो दोनों का एक ही होगा, अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और अमृत 2.0 का है, यही है, अटल मिशन फॉर रेजिविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है ये? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अमृत 1.0 और अमृत 2.0 की जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, एग्जीक्यूशन मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है? वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्च डेट अलग अलग है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। तो लॉन्च डेट अमृत 1.0 की थी 25 जून 2015। ठीक है, 25 जून 2015 को अमृत 1.0 लॉन्च की गई थी। वहीं पे अमृत 2.0 कब लॉन्च की गई थी? तो 3 साल पहले अक्टूबर 1 2021 को। ठीक है, अक्टूबर 1 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया गया था। अमृत 1.0 का क्या ड्यूरेशन था? तो इसका 5 साल का ड्यूरेशन था। तो 5 साल में शुरू हुई, 20 में खत्म हो गई, 2020 में खत्म हो गई। ठीक है, और अमृत 2.0 2021 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। ठीक है, तो इसको 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है अमृत को। अब वो 21 से 26 तक चलेगी। ठीक है, अमृत स्कीम जो है एग्जीक्यूशन किया जाएगा इसका 2021 से 2026 तक। कवरेज देख लेते हैं दोनों का। तो अमृत 1.0 में जो कवरेज था वो 500 सिलेक्टेड सिटीज़ का था। ठीक है, 500 सिलेक्टेड सिटीज़ का जो था कवरेज, वो अमृत 1.0 के अंदर आता था, जिसके अंतर्गत 60% अर्बन पॉपुलेशन कवर थी। ठीक है, 60% अर्बन पॉपुलेशन कवर थी और 500 सिलेक्टेड सिटीज़ कवर थी अमृत 1.0 के अंदर। अमृत 2.0 को एक्सपैंड किया गया और 4700 स्टैट्यूटरी टाउन्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, 4700 स्टैट्यूटरी टाउन्स को अमृत 2.0 में इंक्रीज किया गया था, एक्सपैंड किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। अमृत 1.0 का जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा बेसिक ऑब्जेक्टिव था। ये था कि सारे घरों में टैप वाटर होना चाहिए, नल का पानी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए और सीवरेज वाटर कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीन स्पेसेस और पार्क डेवलप होने चाहिए और पोल्यूशन रिड्यूस होना चाहिए थ्रू नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट भी इनका एक मतलब रिड्यूस पोल्यूशन थ्रू नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट भी एक लक्ष्य था, एक ऑब्जेक्टिव था अमृत 1.0 में। ठीक है, अमृत 2.0 में इसका एडवांस वर्जन आया, क्या क्या? यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज इन 4700 टाउन्स। ठीक है, तो जो 4700 स्टैट्यूटरी टाउन्स इंक्लूड किए गए थे अमृत 2.0 में, उनको यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करना। ठीक है, यूनिवर्सली वाटर सप्लाई करना, वाटर सप्लाई की कवरेज देना 4700 टाउन्स में। साथ ही साथ यूनिवर्सल सेवरेज या सेप्टिव कवरेज इन 500 इनिशियल अमृत सिटीज। ठीक है, तो जो अमृत 1 में 500 सिटीज को जो सिलेक्ट किया गया था, उसमें यूनिवर्सल सेप्टेज कवरेज प्रोवाइड करना। यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड करना मतलब सबको, बिना किसी आधार के या बिना किसी डिफरेंशिएशन के सबको सेप्टेज
कवरेज या सीवरेज कवरेज प्रोवाइड करना। साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना वाटर मैनेजमेंट में, इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज। जैसे कोई पानी ऐसा गंदा पानी आया है, जैसे कपड़े धो के जो पानी आया है उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज करना, फिर उससे जो पानी निकला है उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज करना, ताकि जो पानी क्या है, पानी की रिसाइकलिंग हो और रीयूज हो। तो इसको कहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी इन वाटर मैनेजमेंट। तो सर्कुलर इकोनॉमी इन वाटर मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव था अमृत 2.0 में। साथ ही साथ अर्बन रेजिलियंस और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस प्रमोट करना, एनकरेज करना अमृत 2.0 की एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव थी। कंपोनेंट्स की बात करें, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, तो अमृत 1.0 में क्या कंपोनेंट था, कैपेसिटी को बिल्ड करना था, इम्प्लीमेंटेशंस को रिफॉर्म करना था, वाटर सप्लाई और वाटर सीवरेज मैनेजमेंट देखना था, साथ ही साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की बात हुई थी, अर्बन ट्रांसपोर्ट की इंप्रूवमेंट्स की बात हुई थी और ग्रीन स्पेसेस के डेवलपमेंट की बात हुई थी। ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स में देखी थी जो इसके कंपोनेंट बन गए थे अमृत 1.0 में। अमृत 2.0 में क्या कंपोनेंट्स है मेन, तो इनमें यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज था और यूनिवर्सल सीवरेज कवरेज और यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज। कहाँ पे, 4700 स्टैट्यूटरी टाउन्स में, साथ ही साथ 500 सिलेक्टेड सिटीज़ में। इसी के साथ साथ सिटी वाटर बैलेंस प्लान भी डेवलप किया जाना था अमृत 2.0 के अंदर, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सर्कुलर सिटी वाटर बैलेंस प्लान को प्रमोट करना सर्कुलर वाटर इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस होनी चाहिए और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने चाहिए। टेक्नोलॉजी सबमिशन लॉन्च किया गया था फॉर वाटर इन दिस अमृत 2.0। ठीक है, साथ ही साथ पेयजल सर्वेक्षण सर्वे फॉर वाटर यूज कंपटीशन। वाटर यूज कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए पेयजल सर्वेक्षण सर्वे, जो हम लोग पानी पीते हैं पेयजल, उसका सर्वेक्षण करने के लिए सर्वे लॉन्च किया गया था 2.0 में। अमृत 1.0 में क्या रिफॉर्म्स आए थे नए नए, तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में फोकस किया फॉर इम्प्रूव्ड सर्विसेज कनेक्टेड टू स्वच्छ भारत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल एंड अदर लोकल वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो अमृत 1.0 में क्या हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला था, साथ ही साथ इसको और स्कीम जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन से कनेक्ट कर दिया गया था, हाउसिंग फॉर ऑल से कनेक्ट कर दिया गया था, लोकल वाटर सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी इसमें बढ़ावा दिया गया था। वहीं अमृत 2.0 में क्या था, किस चीज़ पे एम्फोसिस थी, तो सर्कुलर इकोनॉमी फॉर वाटर। हमने देखा सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था अमृत 2.0 का। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी वाली बात आ गई, तो ये अमृत 2.0 में था। इसी तरीके से रिविजन करना था जो भी टैरिफ स्ट्रक्चर थे, वाटर टैरिफ स्ट्रक्चर जो थे, वाटर बिल होता था उसको स्ट्रक्चर करना था। फोकस था अर्बन रेजिलियंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, ये सारी बात हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स में भी देखी थी। एडिशनल एक्टिविटीज़ क्या थी अमृत 1.0 की, तो एडिशनल एक्टिविटी हमने देखी थी नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ताकि क्या हो, पोल्यूशन कम हो। ये अमृत 1.0 पे एडिशनल एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, अमृत 2.0 में क्या था, पेयजल सर्वेक्षण सर्वे हमने देखा अभी, ताकि क्या हो, कंपटीशन बढ़े सिटीज़ में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट वाटर यूज़ को लेकर। अब जो अच्छा काम कर रहा है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा पेयजल सर्वेक्षण के अंदर। इसी तरीके से हमने देखा था टेक्नोलॉजी सब मिशन फॉर वाटर को लॉन्च किया गया था। टेक्नोलॉजी सब मिशन फॉर वाटर को अमृत 2.0 में लॉन्च किया गया था टू एक्सेस ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी। वाटर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वाटर से संबंधित होंगी, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट से संबंधित होगी, उनको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी सब मिशन फॉर वाटर प्रमोट किया गया था। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी लॉन्च किए गए थे ताकि वाटर कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, ये अमृत 2.0 में हुआ था। फंडिंग आउटले की बात करें तो अमृत 1.0 में 50,000 करोड़ की फंडिंग थी फॉर 5 ईयर्स, और अमृत 2.0 की फंडिंग लगभग 3 लाख करोड़ थी। ठीक है, 3 लाख करोड़ थी, 2,99,000 करोड़ थी, लगभग 3 लाख करोड़ थी, विद 76,760 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सीवरेज कवरेज कितना था अमृत 1.0 में, तो 85 लाख सीवर कनेक्शंस थे, और ये टारगेट 100% कवरेज बढ़ा दिया गया था अमृत 2.0 में। पार्टनरशिप्स एंड गवर्नेंस की बात करें तो अमृत 1.0 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ साथ स्टेट्स का पार्टिसिपेशन था। अमृत 2.0 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ा दी गई थी, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी ही, लेकिन साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया गया था, अर्बन लोकल बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट किया गया था, और साथ ही साथ इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स, जैसे कि कई लोकल बॉडीज़ ने अपने बॉन्ड्स निकाले थे, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, उसको प्रमोट किया गया था अमृत 2.0 के अंदर।
फंड डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी हमने देखा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, मतलब 50-50 वेटेज था बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। यही फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन था अमृत 2.0 में। बस अमृत 2.0 में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यूज़ किया गया था, साथ ही साथ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए पीपीपीज का यूज़ किया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का भी यूज़ किया गया था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा अमृत 1.2, अमृत 2.0 और अमृत 1.0 के कंपैरेटिव एनालिसिस में। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना ने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको याद रखना है, और इसीलिए इस स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना लॉन्च की गई थी 28 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं आजकल एग्जाम्स में। तो 28 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का टाइप क्या है? तो इस स्कीम का टाइप है सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है, मतलब सारा का सारा जो खर्चा वहन होगा वो केंद्र सरकार द्वारा होगा। इसका एम क्या है इस स्कीम का? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वन बंधुओं के कल्याण के लिए। वन बंधु कौन होते हैं? जो भी ट्राइबल डिवेलर्स होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो एम क्या है इसका? टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। ट्राइबल पॉपुलेशंस की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना, ये एम हो जाता है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA इसको इंप्लीमेंट करेगी। फोकस एरियाज होगा इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। डिटेल्स देख लेते हैं कंपोनेंट्स की जो इसके अंदर हैं, वन बंधु कल्याण योजना के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है वो है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं, गांव हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। गांव की रोड्स को, गांव के टेलीकॉम को, गांव में वाटर को, गांव की एजुकेशन को, हेल्थ को, ड्रेनेज को, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। तो लगभग 36,428 गाँवों को डेवलप किया जाएगा। सड़क में, रोड में, वाटर में, एजुकेशन में, इन सारे सेक्टर्स में डेवलप किया जाएगा और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा 36,000 गाँव का, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा है, या जहाँ पे 500 एक्सटीज, जहाँ पे 500 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ड्वेल करते हैं, रहते हैं, वहाँ उस जगहों को, उन गाँवों को ये डेवलप किया जाएगा, कन्वर्जेंस किया जाएगा, कन्वर्जेंस डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके बाद जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा? वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा, उनके कल्चरल प्रिजर्वेशन का एम करेगा और साथ ही साथ उनके हेरिटेज को एम करेगा प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। PVTGs अंडर PM-PVTG मिशन बेसिक फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, वाटर एंड कनेक्टिविटी आर प्रोवाइडेड। तो PVTGs जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी, जैसे हाउसिंग से संबंधित जो भी है, आवासीय योजना, जल से संबंधित जो भी योजना है, कनेक्टिविटी से संबंधित जो भी योजना है वो मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है जो कि ट्राइबल रिसर्च में अपना काम कर रहा है, तो उनको क्या मिलेंगे? उनको फंड्स मिलेंगे ताकि वो रिसर्च कर सके, डॉक्यूमेंटेशन कर सके और स्टडीज़ कंडक्ट कर सके रिलेटेड टू ट्राइबल इश्यूज़। नेक्स्ट है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रोविजन, जो कि ओपन होगा सारे ST स्टूडेंट्स के लिए इन क्लास 9th एंड 10th, और जिनकी फैमिली इनकम होगी बिलो 2.5 लाख। तो जिन ST फैमिलीज़ की इनकम है 2.5 लाख रुपए, उनमें से कोई भी बच्चा अगर 9th या 10th में है तो वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, वो क्या हो जाता है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें 75% जो है फंड सेंटर देगी और जो 25% है वो स्टेट देगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम तो है ओवरऑल, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स है जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हो जाती है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वाला जो प्रोविजन है जहाँ पे 70% फंड जो है केंद्र सरकार देगी और बाकी का बचा 25% स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार देगी।
इसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जहाँ पे ये भी ओपन है टू ऑल एसटी स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स। और जिन फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और कोई भी बच्चा उस फैमिली का 11 में है, क्लास 11 में, क्लास 11th में है, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें भी वही कंट्रीब्यूशन पैटर्न है, मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% स्टेट गवर्नमेंट का। तो आशा करते हैं कि हमारे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना में।